Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another important marathon related to the FAST News's entrance test for the bachelor's, master's and even the MBA programs offered at different campuses of FAST. So FAST के entrance test में चाहे वो बैचलर्स का टेस्ट है, मास्टर्स का टेस्ट है, MBA का टेस्ट है, जो उनका इंग्लिश सेक्शन है, आज के लेक्चर में हम लोग उनके इंग्लिश सेक्शन की प्रिपरेशन करेंगे, थॉरो एंड डिटेल्ड प्रिपरेशन करेंगे। इंशाल्लाह आपने इस मैराथन को एंड तक देखना है ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो इंशाल्लाह 100% जो है वो कवर अप हो जाए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू द फास्ट का इंट्रेंस टेस्ट का जो इंग्लिश का पोर्शन है उसके बारे में बता दूं। याद रखना है कि आपके पास टोटल जो क्वेश्चन होते हैं ना इंग्लिश के, वो 30 क्वेश्चन होते हैं। तो इंग्लिश के सेक्शन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस टेस्ट में होंगे, अंडर ग्रेड के एंट्रेंस टेस्ट में होंगे या MBA के एंट्रेंस टेस्ट में होंगे या MS के एंट्रेंस टेस्ट में होंगे, वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 30 है। एंड इंग्लिश की जो वेटेज है वो 10% है। सो 10% वेटेज है इंग्लिश की। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश से जो रिलेट करते हैं वो 30 क्वेश्चन हैं। एंड इस बात का फिर मतलब क्या हुआ कि 30/10 जब आप करेंगे तो इंग्लिश के एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 0.33 मार्क्स हैं। तो इंग्लिश के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में 30 होंगे। 10% वेटेज आपके पास इंग्लिश की है। इंग्लिश के एक क्वेश्चन को करेक्ट करने पे आपको 0.33 मार्क्स मिलेंगे एंड गलत करने पे आपकी करीबन जो है वो 0.1 मार्क्स की डिडक्शन होगी। सो 0.1 मार्क्स जो वो आपका डिडक्ट होगा अगर आप गलत करोगे, एंड 0.3 मार्क्स आपको मिलेंगे, 0.33 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप इसको करेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। फास्ट की जो इंग्लिश है वो जो यूनिवर्सिटीज़ की, आम यूनिवर्सिटीज़ की जो इंग्लिश है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इनकी इंग्लिश के पोर्शन के अंदर और इनके बेसिक मैथमेटिक्स के पोर्शन के अंदर जो है वो एसएटीज से चीज़ें जो है वो रिलेट करती हैं। तो एसएटीज जो सैट का टेस्ट है हमारा, उसके साथ उसका जो डिफिकल्टी लेवल है इंग्लिश का मोर और लेस उससे मिलता जुलता इंग्लिश का डिफिकल्टी लेवल होता है एंड सेम पैटर्न होता है। सो अनलाइक यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि एक्टिव पैसिव निकालते रहो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट निकालते रहो, बल्कि इनका जो सिलेबस है, इनके टेस्ट में क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हम इनको देखते हैं। तो इसमें कॉम्प्रीहेंशन होगी एंड कॉम्प्रीहेंशन भी इन्फरेंस एंड वोकैबुलरी बेस्ड होगी। तो कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ में क्या होगा कि आपने इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस करना होगा, इन्फर करना होगा कि इसमें इस बात का क्या मतलब बन रहा है, या इस पैराग्राफ की समरी जो है वो क्या बन रही है, या यहाँ से क्या बात जो है वो निकाली जा सकती है, इन्फर की जा सकती है। फिर इसमें क्लोजर टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है इनके इंग्लिश के पोर्शन में। क्लोजर टेस्ट इसको कहते हैं कि आपके पास ब्लैंक्स होते हैं जिसमें आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है विद द करेक्ट मीनिंग एंड विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंसर्ट करने से। तो सेंटेंस कौन सा वर्ड फिल अप करने पे करेक्टली 100% फिल अप करेक्टली जो है वो 100% जो है वो ठीक हो रहा है, या कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब इंसर्ट करने पे ग्रामेटिकली वो सेंटेंस करेक्ट होगा, इस तरीके की चीज़ें आपके पास होंगी। फिर एनोलॉजीज पूछी जाती हैं। एनोलॉजीज क्या होता है कि एक पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन होता है और फिर उन्हीं का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के बाद आपने जो गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स है उनका रिलेशनशिप कंप्लीट करना होता है। ये दीज आर फेयरली इजी। फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, तो यहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को डायरेक्टली नहीं पूछे जाते बल्कि कंटेक्चुअल फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो सेंटेंस के अंदर एक वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, एंड फिर आपसे उसका मीनिंग या उसका एंटोनिम जो है वो पूछा जा रहा होता है, कंटेक्चुअल फॉर्म में पूछा जा रहा होता है कि इस सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड है वो किस फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है और किस सेंस में जो है वो इसका मीनिंग या इसका ऑपोजिट यहाँ पर इस्तेमाल होगा। एरर आइडेंटिफिकेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरर आइडेंटिफिकेशन क्या चीज़ है कि एरर आइडेंटिफिकेशन जो है, आपके पास एक सेंटेंस होता है और उसको अंदर जो है वो 4 ऑप्शंस हाईलाइटेड होती हैं और फिर पांचवा ऑप्शन या जो ई ऑप्शन होता है वो आपके पास नो एरर का होता है। तो एरर आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या है कि सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को अंडरलाइन किया गया और आपने मिस्टेक पॉइंट आउट करनी होती है कि सेंटेंस के किस पोर्शन में यहाँ पे मिस्टेक है, क्या ए में मिस्टेक है, बी में मिस्टेक है, सी में मिस्टेक है, डी में मिस्टेक है या ई, इसमें कोई एरर नहीं है और सेंटेंस आपका 100% करेक्ट है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके टेस्ट में। क्लोजर टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्लोजर टेस्ट में प्रेपोजिशंस भी हो सकती हैं, सेंटेंस कंप्लीशन भी हो सकती है, मीनिंग एंड वर्ब्स भी हो सकते हैं। एंड एस्से राइटिंग का जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के एंट्रेंस टेस्ट में होगा। याद रखना है कि जो कि फास्ट में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, BBA में या फिनटेक के प्रोग्राम्स में जो अप्लाई करें। बाकी कंप्यूटिंग की जितनी भी फील्ड्स में CS है, डेटा साइंसेज है, साइबर सिक्योरिटी है, AI है, या इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोग्राम है इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम जो फास्ट डिफरेंट कैंपस में ऑफर किए जाते हैं वहाँ पे एस्से राइटिंग का पोर्शन नहीं होगा। सो एस्से राइटिंग का पोर्शन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनटेक के प्रोग्राम्स के अंदर होगा। तो ये आपका इंग्लिश का पेपर पैटर्न है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको इंग्लिश के बता दिए, उनकी वेटेज भी आपको बता दी कि वेटेज उनकी क्या है, एंड सिलेबस के बारे में बता दिया थोड़ा सा कि टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा और उसमें क्या चीज़ें होंगी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ और इस लेक्चर को, इस मैराथन को हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसमें हम इन डेप्थ प्रैक्टिस करेंगे इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की।
आपने एंड तक इस मैराथन को करना है। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी कि आप अपने इंग्लिश के पोर्शन के अंदर मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सको, एंड वोकैबुलरीज भी जो है वो आप साथ साथ जो है वो बिल्डअप कर सको इस मैराथन को कवर अप करने से। इंशाल्लाह आप अपना इंग्लिश का पोर्शन 100% जो है वो इजीली जो है वो सॉल्व कर सकोगे। तब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है, एमा ग्लैंस्ड एट द क्लॉक अगेन, इट वाज ऑलरेडी 8:30. She had planned to leave at 7 to catch the early train, but her meeting had run late. So Emma glanced at the clock again. Glance का मतलब होता है कि आप एक बड़ी क्विक किस्म की, बड़ी शॉर्ट किस्म की किसी चीज के ऊपर नजर डालें, इसको आप ग्लैंस कहते हैं। ठीक है जी। इट वॉज ऑलरेडी 8:30, 8:30 हो चुके थे, और उसने, जबकि उसने प्लान बनाया हुआ था कि वो 7 o'clock की जो ट्रेन है ना उसको उसके उसको बोर्ड करेगी और ऑफिस में टाइमली पहुंचेगी ताकि वो अपनी मीटिंग के लिए लेट ना हो। लेकिन बट हर मीटिंग हैड रन लेट, शी हरिडली grabbed her bag and coat, muttering about how she was always running behind. She didn't even have time for breakfast. तो पैराग्राफ को सबसे पहले आपने रीड आउट करना है। मैं आपको साथ साथ मीनिंग्स भी बताता जाऊंगा ताकि आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप होती जाए। तो वो ट्रेन के लिए लेट हो चुकी थी, मीटिंग के लिए लेट हो चुकी थी, एंड हरिडली, हरिडली का मतलब क्या होगा, क्विकली। सो क्विकली उसने ग्रैब किया, ग्रैब करने का मतलब क्या, पकड़ा अपना बैग और अपना कोट और मटर करना। मटरिंग का मतलब होता है कि अपने आप से कंप्लेन करना। जब इंसान अपने आप से बातें कर रहा हो एंड अपने आप से कंप्लेन कर रहा हो, इस प्रोसेस को जो है वो हम लोग मटरिंग का नेम देते हैं। सो मटरिंग अबाउट हाउ शी वॉज ऑलवेज रनिंग बिहाइंड, वो किस तरह से हमेशा लेट हो जाती है। ऑलवेज रनिंग बिहाइंड का मतलब है ऑलवेज गेटिंग लेट। शी डिडंट इवन हैव टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, उसके पास इवन ब्रेकफास्ट करने का, नाश्ता करने का भी टाइम नहीं था। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट एमा फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से हमें एमा के बारे में क्या पता चल रहा है। सो एमा के बारे में हमें इस पैसेज से क्या पता चल रहा है, ये बात हम लोगों ने बतानी है। सो व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट एमा फ्रॉम द पैसेज, शी इज यूजली अर्ली फॉर एवरीथिंग, नो। शी इज ऑफन लेट और रश्ड, यस, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि वो यूजली जो है वो लेट होती है। ये बात हमें यहाँ से पता चल रही है कि वो अपने आप से कंप्लेन कर रही थी कि कैसे हमेशा वो लेट होती है। रनिंग बिहाइंड का मतलब है ऑलवेज रनिंग बिहाइंड द स्केड्यूल, यानी ऑलवेज लेट फ्रॉम द स्केड्यूल। जिस टाइम के ऊपर आपने चीजें प्लान की हुई आप हमेशा उससे डिलेड हो। ठीक है। शी हैड प्लान टू स्किप ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं है, बल्कि जल्दी की वजह से उसका ब्रेकफास्ट जो है वो ना कर सकी थी, उसके पास टाइम नहीं था। शी फॉरगॉट अबाउट द मीटिंग, नो, ये भी नहीं है, उसकी मीटिंग जो थी वो मीटिंग से लेट हो रही थी। ठीक है। एंड शी वॉज रनिंग बिहाइंड हर स्केड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द सेम पैराग्राफ, वाई इज एमा मटरिंग टू हर सेल्फ। तो एमा अपने आप से मटर क्यों कर रही है। सो मटरिंग का मतलब क्या कि अपने आप से कंप्लेन करना, अपने आप से बातें करना, एंड मुंह मुंह में बड़बड़ाते हुए ना अपने आप से शिकायत करना। शी इज नर्वस अबाउट अ प्रेजेंटेशन, नो। शी इज फ्रस्ट्रेटेड विद हर ओन लेटनेस, यस, बिकॉज शी इज फ्रस्ट्रेटेड अबाउट हाउ शी इज ऑलवेज रनिंग लेट। सो मटरिंग वो किसके बारे में कर रही है कि हाउ शी इज ऑलवेज रनिंग लेट, वो हमेशा क्यों लेट होती है, वो इस बारे में अपने आप से जो है ना वो मटर कर रही है, अपने आप से कंप्लेन कर रही है। सो क्योंकि उसको फ्रस्ट्रेशन है। सो मटरिंग का मतलब ये होता है कि अपने आप से फ्रस्ट्रेट होके, अपनी किसी बात के ऊपर परेशान होके अपने आप से कंप्लेन करना, दिस इज नोन एज मटरिंग। ठीक है। शी फॉरगॉट समथिंग एट होम, ऐसा नहीं है। शी इज एंजॉयिंग हर मॉर्निंग, ऐसा भी नहीं है। तो आगे जाके इस मैराथन के अंदर मैंने फर्दर कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ्स ऐड किए हैं ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें। एंड एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एंड किस तरह से आप उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर इस कॉम्प्रीहेंशन को जो है वो क्विकली कर सकते हो, उनके मीनिंग को समझ सकते हो, वोकैबुलरी को बिल्डअप कर सकते हो। तो आगे जाके और भी कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ्स हैं, आपने इस मैराथन को एंड तक देखना है ताकि 100% आप अपने इंग्लिश के पोर्शन के अंदर जो है ना वो वेल परफॉर्म जो है वो इंशाल्लाह कर सकें। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट है ये यहाँ पे है, क्लोजर टेस्ट से रिलेटेड है। सो क्लोजर टेस्ट क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि आपने कोई करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेपोजिशन, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंसर्ट करना होता है, या इवन मीनिंग इंसर्ट करना होता है। सो मीनिंग वाले क्वेश्चन तो आगे जाके इस मैराथन में है। ये जो पोर्शन है इसके अंदर आपने सेंटेंस की कंप्लीशन करनी है बाय इंसर्टिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेपोजिशन। तो इसको अब हम देखते हैं। ही वॉज एक्यूज डैश चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जाम, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आता है, एक्यूज ऑफ, इल्जाम लगा। तो ही वॉज एक्यूज ऑफ चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जाम, so he was accused of cheating during the exam। so उसको उसके ऊपर जो है वो चीटिंग का इल्जाम लगाया गया। so accused of होगा।
एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आता है, एक्यूज फॉर नहीं आता। सो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे फॉर लगाते हैं, फॉर नहीं आता, ऑफ आता है। ठीक है, शी इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल हर सेल्फ। शी इंसिस्टेड टू फॉर ऑन, इंसिस्टेड ऑन, वो बजिद थी कि वो अपना बिल खुद पे करेगी। ठीक है, ऑन पेइंग द बिल हर सेल्फ, वो खुद बिल पे करेगी। तो शी इंसिस्टेड ऑन। सो आप जब भी किसी चीज़ के ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती कर रहे होते हो कि नहीं नहीं मैं ही ये काम करूंगा जोर देने के लिए, तो इंसिस्टेड ऑन का वर्ड जो है वो यूज होता है। तो याद रखना है कि प्रपोजिशन होंगे, प्रपोजिशन यूजली सिंपल होते हैं, बट फास्ट के टेस्ट के अंदर क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन जो है एस से रिलेट करता है, तो जो प्रपोजिशन होंगे उनको भी आपने देख के करना है। उनका डिफिकल्टी लेवल को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं होगा। थोड़ा सा समझना है कि क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे सेंटेंस की, किस मीनिंग की फॉर्म में कौन सा प्रपोजिशन आएगा या क्या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। नीदर ऑफ द बॉयज डैश डन देयर होमवर्क, सो दिस इज वेरी इजी। नीदर ऑफ द बॉयज, सो नीदर ऑफ द बॉयज, नीदर और नॉर के साथ हमेशा जो भी सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं ना उनको आप एज सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो नीदर ऑफ द बॉयज, नीदर एक भी लड़कों में से किसी ने भी नहीं। सो हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। तो ये नहीं देखना आपने कि भी बॉयज है तो बॉयज की वजह से आप यहाँ पे हैव लगा दो, बल्कि आप नीदर के ऊपर तवज्जो करोगे। तो जब भी नीदर आता है, नॉर आता है, तो एज सिंगुलर ट्रीट होते हैं, तो यहाँ पे हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। कि भाई प्लूरल है तो बॉयज प्लूरल है तो मैं यहाँ पे हैव लगा दूं, हैव नहीं आएगा बल्कि हैज आएगा। नेक्स्ट अगेन इज इजी, इफ आई डैश मोर टाइम आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अब यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो याद रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस में जब भी इफ होता है तो एक टास्क अभी आपने आपने करना है, लेकिन करने का मतलब क्या कि फ्यूचर में होना है, या कंडीशन आपने लगाया है कि भाई मैं क्या काम करूंगा, तो उसके साथ विल नहीं आता, फिर विल का यूज नहीं होता। तो ये तो कभी भी नहीं होगा कि इफ आई विल हैव मोर टाइम, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे आएगा इफ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास और वक्त होता तो मैं दुनिया को ट्रैवल करता। वुड भी बता रहा है कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी क्योंकि पास्ट है, वुड इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, हैड आएगा। तो देख समझ के आपने जो है ना वो prepositions को इंसर्ट करना है, अगर prepositions आती हैं आपके पास। बाय द टाइम वी अराइव द गेस्ट डैश ऑलरेडी लेफ्ट। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट के लिए यहाँ पे हैड आएगा। बाय द टाइम वी अराइव, जब हम पहुंचे, द गेस्ट हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो जा चुके थे, हैड ऑलरेडी लेफ्ट। वी अराइव पास्ट है अगेन, तो यहाँ पे भी पास्ट आएगा। आगे जाके और क्लोजर टेस्ट जो कि ज्यादा पर्टिकुलर है, ज्यादा फास्ट के टेस्ट से रिलेटेड है, उसका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है कि आपने मीनिंग एंड करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इंसर्ट करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो वो आगे जाके क्वेश्चंस आएंगे। अभी नेक्स्ट हम पार्ट पे चलते हैं, पहले एंटोनिम्स को फाइंड आउट करना। तो मैंने आपको बताया कि यूजली फास्ट के टेस्ट में डायरेक्टली एंटोनिम्स को नहीं पूछा जाता, बल्कि एंटोनिम्स आपसे पूछे जाते हैं, या वोकैबुलरी जब भी आपसे पूछी जाती है एंटोनिम्स या सिनोनिम्स की फॉर्म में, तो वो कंटेक्चुअल मीनिंग में पूछे जाते हैं। यानी सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड हाईलाइटेड होता है या अंडरलाइंड होता है और आपने उसका मीनिंग बताना होता है कि किस कंटेक्स्ट में उसका मीनिंग यहाँ पर यूज हो रहा है, या किस कंटेक्स्ट में उसका मीनिंग जो वर्ड है उसका एंटोनिम यहाँ पे यूज हो रहा है। तो मीनिंग पता होगा तभी आप एंटोनिम डेफिनेटली बता सकोगे ना। एंटोनिम तो क्या है, ऑपोजिट है। तो आपको मीनिंग भी आना चाहिए, वोकैबुलरी आपने अपनी बिल्डअप करनी है। तो द स्पीकर्स टोन वाज हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का वर्ड है यहाँ पे, विच मेड द ऑडियंस अनकंफर्टेबल। तो हमने याद रखना है कि यहाँ पे इसका एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना। हॉस्टाइल का मीनिंग क्या होता है, तो पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, फिर आपको समझने में आसानी होगी। सो हॉस्टाइल का मीनिंग होता है अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली किस्म का एटीट्यूड हो किसी का, अग्रेसिव किस्म का एटीट्यूड हो, कोई वेलकमिंग एटीट्यूड ना हो किसी का। ठीक है, सो वेलकमिंग एटीट्यूड ना हो, बल्कि अग्रेसिव किस्म का एटीट्यूड हो और अनफ्रेंडली किस्म का किसी का एटीट्यूड हो, तो उसको आप कहते हैं कि हॉस्टाइल एटीट्यूड है किसी का। ठीक है, तो स्पीकर की जो टोन थी, उसका जो बात करने का तरीका कार था, वो कोई फ्रेंडली नहीं था बल्कि काफी अनफ्रेंडली था, काफी हॉस्टाइल था, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है वो अनकंफर्टेबल हो गई है, ऑडियंस जो है वो अनकंफर्टेबल हो गई है। इस सेंटेंस को मैं पहले कंप्लीट करता हूँ, फिर इससे रिलेटेड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक या टिप आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसको आपने समझना है, जो कि आपको हेल्प आउट करेगी कि आपकी वोकैबुलरी वीक है और कंटेक्चुअल फॉर्म एंटोनिम या सिनोनिम्स बताने में, तो आपने उसको भी लाजमी सीखना है इस सेंटेंस के बाद। द स्पीकर्स टोन वाज हॉस्टाइल विच मेड द ऑडियंस अनकंफर्टेबल। तो मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, हॉस्टाइल का मीनिंग क्या, अनफ्रेंडली या अग्रेसिव, लेकिन हमने इसका एंटोनिम बताना है। तो एंग्री तो इसका मीनिंग है, एनॉयड भी इसका मीनिंग है, इम्पेशेंट यानी आप बड़ा बेसब्री से आप बात कर रहे हैं, बड़ी जल्दबाजी में आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो एंटोनिम तो इसका क्या आ जाएगा, फ्रेंडली आ जाएगा, ऑपोजिट तो इसका फ्रेंडली आ जाएगा। अब एक बात मैंने आपसे की कि मैं आपको एक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से, अगर समटाइम्स
आपको वोकैबुलरी नहीं आती और आप कैलकुलेटेड किस्म का गैस लगाना चाहते हो, तो कैलकुलेटेड गैस के लिए क्या ट्रिक या टिप आपने यूज़ करनी है। अगर आप इस सेंटेंस के ऊपर गौर करो एंड ये सपोज करो कि आपको हॉस्टाइल का लेट से मीनिंग बिल्कुल आता ही नहीं है, मैंने अभी तक मीनिंग बताया ही नहीं है, एंड पेपर के अंदर रियल टाइम के अंदर जब आप पेपर दे रहे हो और आप कंफ्यूजन का शिकार हो और आपको नहीं पता कि यहाँ पे ये जो वर्ड है इसका मीनिंग जो है वो मैं किस फॉर्म में निकालूंगा या क्या इसका मीनिंग बनता है, तो द स्पीकर्स टोन वॉज हॉस्टाइल, आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, द स्पीकर्स टोन वॉज हॉस्टाइल विच मेड द ऑडियंस अनकंफर्टेबल। तो स्पीकर की टोन क्या थी, हॉस्टाइल थी, जिसकी वजह से ऑडियंस अनकंफर्टेबल हुई। अब लेट से आपको हॉस्टाइल का मीनिंग नहीं आता, इस वर्ड का मीनिंग आपको आता ही नहीं है, लेकिन ऑडियंस अनकंफर्टेबल हो रही है, ये तो बात आपको पता चल रही है ना। ऑडियंस कौन है, सुनने वाले। अनकंफर्टेबल का मतलब है कि वो इजी नहीं है, उनको कोई परेशानी हो रही है, उसको उसकी बात नागवार गुजरी है, पर पसंद नहीं आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीकर की टोन है हॉस्टाइल, इसमें से अब हॉस्टाइल है तो हॉस्टाइल का मतलब क्या होगा कि वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये जहन में बात आती है। देखें, किसी की बात आपको तभी बुरी लगेगी ना, तभी आपको अनकंफर्टेबल लगेगी जब उसने कोई अच्छी बात नहीं की है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो बात की गई है वो कोई बुरी बात है। तो एंग्री भी इसी मीनिंग में आता है, अनॉयड एंड इम्पेशेंट भी इसी मीनिंग में आता है। लेकिन हमने क्योंकि इसका एंटोनिम बताना है, तो इसका एंटोनिम या ऑपोजिट यहाँ पे फिर एक ही वर्ड बनता है, फ्रेंडली बनता है। तो इस तरीके से आप इसमें कैलकुलेटेड गेस भी लगा सकते हो अगर कहीं पे आपके पास वोकैबुलरी जो है वो वोकैबुलरी जो है वो आपको नहीं आती। बट ये याद रखिएगा कि इंग्लिश के पोर्शन के अंदर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं, ऑल्दो उसकी परसेंटेज कम है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 30 होते हैं, याद रखने हैं आपने। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 30 होंगे, ऑल्दो उसकी वेटेज जो है वो 10% है, एंड 15% आपके पास वेटेज जो है ना वो ऐसे राइटिंग की है। लेकिन इसके क्वेश्चन जो है वो आपके पास 30 होंगे, तो करेक्ट करने पे जो है वो आपको 0.3 मार्क्स मिलेंगे, एंड गलत करने पे आपको 0.3/4 यानी 0.1 के करीब जो है ना वो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं। द कमेटी इंडोर्स द प्रपोजल विद ग्रेट इंथुजियाज्म। इंडोर्स का मीनिंग क्या होता है, इंडोर्स का मीनिंग होता है, मतलब होता है किसी बात को अप्रूव कर देना, अप्रूवल दे देना। किसी बात को आप ये कह सकते हो कि सपोर्ट करना भी इसके मीनिंग में आ जाएगा। तो द कमेटी इंडोर्स द प्रपोजल विद ग्रेट इंथुजियाज्म। तो कमेटी ने प्रपोजल को इंडोर्स किया बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म से, बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट दी। तो हमने एंटोनिम बताना है। सो प्रमोटेड का मतलब ये है पास का देना, अप्रिशिएटेड का मतलब है तारीफ करना, प्रेज का मतलब ये है तारीफ करना, रिजेक्टेड का मतलब है कि उसको रिजेक्ट कर देना, उसको उसकी जो सपोर्ट है वो खत्म कर देना, ठीक है, उसको डिसअप्रूव कर देना। तो रिजेक्टेड आएगा इसका एंटोनिम, क्योंकि हमने एंटोनिम बताना है। हिज मॉडेस्टी वॉज एडमायर्ड बाई ऑल हु न्यू ऑफ हिज अकम्पलिशमेंट्स। अकम्पलिशमेंट्स कहते हैं अचीवमेंट्स को, अचीवमेंट्स। तो अकम्पलिशमेंट्स अचीवमेंट्स। सो हिज मॉडेस्टी वॉज एडमायर्ड बाई ऑल। मॉडेस्टी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिलिटी, किसी का सिंपल होना, डाउन टू अर्थ होना, आजिज होना, सिंपल आप इसको कह सकते हो। तो हमने इसका एंटोनिम बताना है। ह्यूमिलिटी का मतलब भी क्या है, सिंपल या हम्बल। चार्म, शाइनेस, ये सारे के सारे तो इसी मीनिंग में आ जाते हैं। एंटोनिम इसका बनेगा एरोगेंस, ठीक है। एरोगेंस का मतलब क्या होता है, किसी बात पे बहुत ज्यादा गरूर होना, सेल्फ कंसीटेड होना। शी रिलेक्टेंटली एग्रीड टू द प्लान। रिलेक्टेंटली का मतलब क्या होगा, रिलेक्टेंटली का मतलब होता है कि आप किसी काम को करने के लिए हेजिटेंट है, किसी काम को करने के लिए आप हेजिटेंट हैं, आप बहुत ज्यादा विलिंग नहीं है, यू आर नॉट विलिंग, यू आर नॉट विलिंग टू डू समथिंग। सो अनविलिंग होना, अनविलिंग। रिलेक्टेंट का मतलब क्या है, अनविलिंग, हेजिटेंट, किसी काम को करने की मर्जी ना होना। अब एंटोनिम हमने बताना है, तो एंटोनिम इसका क्या होगा, विलिंगली, मर्जी से किसी काम को करना, बड़ा ईगर होके किसी काम को करना, बड़ा इंथुजियाटिक होके किसी काम को करना। सो ईगर या इंथुजियाटिक जो है वो इसका मीनिंग बनता है, किसी काम का बहुत ज्यादा शौक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द टीम फेस्ड फॉर्मिडेबल ओपोनेंट इन द फाइनल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है चैलेंजिंग, चैलेंजिंग। तो द टीम फेस्ड अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। ओपोनेंट कौन होता है, जो आपका हरीफ होता है, जिसके साथ आपका मैच हो रहा है, जिसके साथ आप जो है वो compete कर रहे हो, आपका जो कॉम्पिटिटर है उसको आप जो है ना वो ओपोनेंट कहते हैं। तो फॉर्मिडेबल का मीनिंग क्या होता है, चैलेंजिंग, डिफिकल्ट, वर्दी, डेंजरस भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, वीक बनेगा। अब सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट हैं हमारे पास। सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट क्या चीज है कि सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट, आपने मीनिंग, उसी वर्ड का मीनिंग बताना है आपने कि किस कंटेक्स्ट में, किस मीनिंग के तौर पे वो वर्ड जो है सेंटेंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है।
द सीईओ गेव अ कंसाइज समरी ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस। कंसाइज क्या है? कंसाइज का मीनिंग होता है ब्रीफ, शॉर्ट। सो कंसाइज समरी यानी ब्रीफ समरी ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस। His vivid description of the accident helped the police understand what happened. Vivid. So vivid का मीनिंग होता है क्लियर। अच्छा, ये ब्राइट के मायने में भी इस्तेमाल होता है, कलरफुल के मायने में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। सो इज विविड डिस्क्रिप्शन, उसकी जो क्लियर डिस्क्रिप्शन थी ऑफ द एक्सीडेंट, पुलिस को उसने हेल्प किया अंडरस्टैंड करने में कि क्या वाकया पेश आया था। सो क्लियर इसका मीनिंग है, कंफ्यूजिंग इसका ऑपोजिट है। ठीक है। और विविड का एक ऑपोजिट जो है वो वेग भी बनेगा। वेग, वेग का मतलब होता है अनक्लियर। तो साथ साथ वोकैबुलरी बिल्डअप होती जाए, मैं मीनिंग्स बता रहा हूँ ताकि बहुत से वर्ड्स की वोकैबुलरी शायद बिल्डअप हो जाए। इस तरह से आपके पास ये जो इस मैराथन को कवर अप करने से इंशाल्लाह, तो इस तरह से आप शॉर्ट टाइम के अंदर जो है वो मैक्सिमम चीज़ों को कवर अप कर पाओगे। सो मोटिव यहाँ पे ये है, इसलिए साथ साथ आपने मीनिंग्स को लाजमी समझना है। द मूवी वॉज ग्रिपिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। द मूवी वॉज ग्रिपिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो ग्रिपिंग का मतलब क्या होगा कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। वैसे तो ग्रिपिंग का जो लिटरल मीनिंग बनता है, लिटरल मीनिंग बनता है वो ये बनता है कि किसी चीज को फर्मली पकड़ के रखना, होल्ड टाइटली। ग्रिप, ग्रिप का मतलब क्या होता है? होल्ड टाइटली। सो होल्ड टाइटली, होल्ड टाइटली। सो ग्रिपिंग, सो ग्रिपिंग का मतलब क्या होता है कि फर्मली होल्ड करना। सो द मूवी वॉज ग्रिपिंग, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये होना चाहिए, इंटरेस्टिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? एक्साइटिंग का वर्ड आएगा। सो ग्रिपिंग का लिटरल मीनिंग बता दिया, टू फर्मली होल्ड और टू टाइटली होल्ड समथिंग। बट यहाँ पे कंटेक्स्ट की फॉर्म में हमने मीनिंग बताना है। तो कंटेक्स्ट की फॉर्म में आपने इस बात को समझना है कि वो कह रहा है द मूवी वॉज ग्रिपिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो मूवी क्या है? स्टार्ट से लेके एंड तक उसमें लोगों का इंटरेस्ट था, एक्साइटिंग थी लोगों के लिए। प्रेडिक्टेबल होती तो बोरिंग होता है ना। प्रेडिक्टेबल का तो मतलब क्या है कि किसी चीज को आप पहले से बता सको। डल का भी मतलब क्या होता है कि जिसमें एक्साइटमेंट नहीं है। शॉर्ट, शॉर्ट चीजें भी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आती। स्पोक इन अ मोनोटोनस टोन। सो मोनो का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सिंगल। सो मोनो मीन सिंगल या सेम। टोन, आवाज। सो मोनोटोनस टोन ऐसी होती है कि किसी की आवाज में उतार या चढ़ाव ना हो। मतलब जब तुम्हें स्ट्रेस देना है तो वो आवाज को ऊंचा ना करे, जहां पे थोड़ी सी अपने टोन को वापस लाइट ना करे, एक जैसे बोल रहा हो, एक जैसे फ्लो में बोल रहा हो, ना आवाज ऊंची हो रही है ना नीची हो रही है। तो उससे क्या होगा कि ऑडियंस इंटरेस्ट नहीं लेगी। तो दैट बोर्ड एवरीवन। तो यहाँ पे चॉइसेस हैं डल, वेरिड, म्यूजिकल, सॉफ्ट। तो मोनोटोनस का मीनिंग क्या होगा? डल। उसकी टोन जो थी वो बहुत ज्यादा डल थी। ये वजह थी कि लोग वहां पे बोर हुए। दे लैक इंटरेस्ट इन हर जो भी स्पीच थी या जो भी वो बात बता रही थी। ही वॉज वेरी मेटिकुलस इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। मेटिकुलस का मीनिंग क्या होता है? मेटिकुलस का मीनिंग होता है कि बहुत ज्यादा केयरफुल होके कोई काम करना, बहुत ज्यादा थॉरली डिटेल्ड होके कोई काम करना। एक एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को आप देखो, एक एक चीज को आप देखो, छोटी से छोटी बात का ख्याल रखो। सो ही वॉज वेरी मेटिकुलस इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन में लेजी या नो, केयरलेस, थॉरो। तो थॉरो थी ना, डिटेल्ड। थॉरो का मीनिंग क्या होता है? डिटेल्ड, प्रिसाइज, एक एक चीज को देखा गया है। तो साथ साथ मीनिंग्स भी बता दिए फर्दर। अब एनोलॉजीज भी इनके पेपर के अंदर इंक्लूडेड होती हैं, इनके सिलेबस के अंदर जो है इंक्लूडेड होती हैं। सो एनोलॉजीज के अंदर क्या होता है कि जो गिवन पेयर ऑफ वर्ड होता है आपने उसका रिलेशनशिप को समझना है, एंड उसके बाद जो गिवन है उसका आपने रिलेशनशिप जो है वो निकालना है। सो यहाँ पे कुछ एनोलॉजीज हैं। जैसे जैसे हम इस मैराथन में आगे जाएंगे हम डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया है, आपको बार बार बता रहा हूँ कि फास्ट में जो इंग्लिश का पोर्शन और क्वांट मैथ्स का पोर्शन होता है वो एसएटीज बेस्ड होता है। तो ये बहुत से स्टूडेंट्स को इनकी इंग्लिश मुश्किल लगती है। लेकिन इंग्लिश को अगर थोड़ा सा कवर अप कर लिया जाए, वो कैदरी को बिल्डअप कर लिया जाए, तो फास्ट के इंग्लिश के पोर्शन में आप जो है ना वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हो। ठीक है इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं। टीचर, स्कूल। सो गिवन पेयर ऑफ वर्ड का पहले रिलेशनशिप पता चला कि अ टीचर वर्क्स एट अ स्कूल। डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ काम करता है? डॉक्टर वर्क्स एट अ हॉस्पिटल। सो एक डॉक्टर जो है वो एक हॉस्पिटल में वर्क करता है। So a doctor works at a hospital. So a teacher works at a school. So a doctor works at a hospital. Pen, write. पेन से आप क्या करते हो? राइट करते हो, लिखते हो। सो नाइफ से आप क्या करते हो? कट करते हो। ग्लव, हैंड। सो अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप है सिनोलॉजी के अंदर, ये यूजेज का रिलेशनशिप है। ग्लव जो है वो हैंड की प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। तो सॉक्स जो है वो हेड की प्रोटेक्शन के लिए तो यूज नहीं होती ना, फुट की प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। तो नॉलेजेस में डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास कोई कलेक्टिव नाउन है,
उनका रिलेशनशिप आ रहा है। सिनोनिम्स हो सकते हैं वो एक दूसरे के, जो गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स है, वो एंटोनिम्स हो सकते हैं एक दूसरे के, गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो यूजेज के हवाले से हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हैं, ठीक है। वो क्रिएटर के हवाले से हो सकते हैं। बुक रीडिंग, सो बुक को क्या किया जाए, बुक इज यूज फॉर रीडिंग, सो फॉक इज यूज फॉर ईटिंग, ठीक है। सो यूजेज आ गया यहाँ पे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत जगह पे रिपीट हुआ है ये नॉलेजी जो है, ये नॉलेजी का क्वेश्चन जो है, की लॉक। तो की क्या करती है, लॉक को ओपन करके आपको वहां, लॉक को ओपन करती है, लॉक को क्लोज करती है, वहां का एक्सेस देती है, उस जगह को का एक्सेस देती है। सो पासवर्ड क्या करेगा, पासवर्ड आपको अकाउंट का एक्सेस देगा। तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं कि की लॉक की जब भी नॉलेजी आती है, जैसा कि सिमिलर नॉलेजी आती है, वो कहते हैं की जो है लॉक करने का काम करती है, तो पासवर्ड जो है ना वो भी सिक्योरिटी का काम करता है या सीक्रेट होता है। तो ये नहीं है, बल्कि अगर आप इसको गौर करो तो की जो है वो लॉक या अनलॉक प्रोटेक्शन ही होगी, नो डाउट, लेकिन पासवर्ड वो आपको एक्सेस देगी ना। अब की है तो तभी तो आप उस लॉक को ओपन या जो है वो क्लोज कर सकते हो, आप उसका एक्सेस पा सकते हो। तो पासवर्ड भी आपको एक अकाउंट का एक्सेस देगा। तो की लॉक पासवर्ड अकाउंट होगा यहाँ पे। आर्टिस्ट पेंटिंग, आर्टिस्ट जो है वो पेंटिंग बनाता है, ना कि समटाइम्स क्रिएटर हो सकता है नॉलेज में। सो पोएट क्या करता है, राइटिंग करता है, राइट डाउन तो करता है, बट क्या राइट डाउन करता है, पोइट्री को करता है, पोएम्स को करता है। बार्क डॉग, सो एक डॉग जो है वो बार्क करता है, लॉइन जो है वो क्या करता है, रोर करता है। सो ये आपने याद रखना है। आई सी, सो आंखें जो है वो देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो एयर जो है वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, हेयरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हेयरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, सुनने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना समटाइम्स आपके पास ग्रुप्स की फॉर्म में भी नॉलेजेस होती हैं, जिस तरह सोल्जर, 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 लेट्स से आर्मी। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं, बटालियन कहते हैं, ठीक है। सो ट्रक, आगे क्या होगा, फ्लीट, क्योंकि ग्रुप ऑफ ट्रक्स को क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। तो ये समटाइम्स कलेक्टिव जो नाउन है उसके फॉर्म में भी यूज होती है, बहुत ज्यादा पेपर में आ जाती है। तो मैं बता देता हूँ, ग्रुप ऑफ फिश को जो है ना वो स्कूल कहते हैं, ये याद रखना है, वोकैबुलरी बिल्डअप कर लो। ग्रुप ऑफ फिश को आप क्या कहते हो, स्कूल कहते हो। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ लायंस को आप प्राइड कहते हो। ग्रुप ऑफ शीप्स को, ग्रुप ऑफ शीप्स को आप फ्लॉक कहते हो, फ्लॉक कहते हैं उसको। कैटल के ग्रुप को आप हर्ड कहते हैं, द ग्रुप ऑफ कैटल इज नोन एज हर्ड। और काउ का जो, काउ का ग्रुप है, काउस का ग्रुप है, वो हर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको याद रखना है। तो ग्रुप ऑफ ट्रक्स और बसेज और कार्स इज नोन एज फ्लीट। इवन अ ग्रुप ऑफ एयरप्लेन्स इज नोन एज फ्लीट। एक एयरलाइन है, उसकी फ्लीट में कौन कौन से जहाज हैं, तो ग्रुप ऑफ एयरप्लेन्स की बात हो रही है। सोल्जर के ग्रुप्स को बटालियन कहते हैं, आर्मी कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो कलेक्टिव नाउन्स भी हो सकते हैं। अब आगे वो क्लोजर टेस्ट के क्वेश्चन। सो आगे जाके ऑल्दो मैराथन में और बहुत चीजें हैं, इसको एंड तक लाजमी आपने कवर अप करना है। मैराथन को आप अपनी इंशाल्लाह 100% वोकैबुलरी शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम वोकैबुलरी बिल्डअप कर लोगे इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन प्लस वोकैबुलरी का पोर्शन है हमारे पास। कह डिस्पाइट हर नर्वसनेस शी डिलीवर्ड हर स्पीच विद ग्रेट डैश। सो डिस्पाइट हर नर्वसनेस, नर्वसनेस के बावजूद शी डिलीवर्ड हर स्पीच विद ग्रेट। अब वो नर्वस थी लेकिन उसके बावजूद उसने उसके ऑपोजिट काम किया होगा, तो फेयर से तो नहीं होगा। करेक्ट वर्ड यहाँ पे क्या बनता है, हेजिटेशन भी नहीं बनता। हेजिटेशन का क्या मतलब है कि आप बहुत ज्यादा ईगर नहीं हो किसी काम को करने के लिए, विलिंग नहीं हो। और फेयर का तो मतलब क्या है कि यू आर फ्राइटेंड, आपको डर लग रहा है, ठीक है। सो शी डिलीवर्ड हर स्पीच विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, उसने अपनी स्पीच को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से जो है वो प्रेजेंट किया, डिलीवर किया। द मैनेजर वॉज प्रेज फॉर हर एबिलिटी टू मीडिएट कॉन्फ्लिक्ट। सो मीडिएट का मतलब क्या होता है कि किसी इशू को रिजॉल्व करना, रिकॉन्साइल करना, रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है, सुलह करवाने की कोशिश करना या मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करना, किसी डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करना। ये जो है ये इसका मतलब होता है रिकॉन्सिलिएशन या मीडिएशन। तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे, उसके अंदर है ही गेव सच अ ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन दैट एवरीवन अंडरस्टूड द टॉपिक इजीली। ही गेव सच अ ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन।
सो ल्यूसिड का मीनिंग क्या होता है? ल्यूसिड का मीनिंग होता है क्लियर। सो ल्यूसिड का मीनिंग क्या होता है? क्लियर, एक्यूरेट, टू द पॉइंट, इजी वर्डिंग में। आप किसी को बात बड़े इजी तरीके से समझाओ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, देयर फ्रेंडशिप बिगेन टू डिटोरिएट आफ्टर द डिसएग्रीमेंट। उनकी जो फ्रेंडशिप है वो डिटोरिएट होगी आफ्टर द डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट किसको कहते हैं? डिस्प्यूट को कह सकते हैं, किसी बात के ऊपर आप म्यूचुअली शेयर्ड नहीं हो। तो डिटोरिएट का मीनिंग क्या है? कि वीक हो जाना, कमजोर हो जाना। तो स्ट्रेंथन, वर्सन, वर्सन यानी बुरा हो जाना, वर्स्ट से निकला है ये, वर्सन यानी पहली सिचुएशन से, पहले हालात से सिचुएशन खराब हो जाए। ठीक है, सो बुरा हो जाना, खराब हो जाना। डिटोरिएट का मीनिंग ये होता है। ठीक है, वीक हो जाना। एंड नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं। शी ट्राइड टू कंसील हर इमोशंस ड्यूरिंग द फेयरवेल। तो कंसील, कंसील का मीनिंग होता है टू हाइड समथिंग, टू कीप अ सीक्रेट। यू वांट टू हाइड समथिंग फ्रॉम अदर्स, टू कंसील। इसका ऑपोजिट क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? रिवील। नेक्स्ट वर्ड इज द साइंटिस्ट मेड अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब क्या है? ओल्ड रेवोल्यूशनरी बेसिक फील्ड। सो ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा इनोवेटिव हो, बहुत ज्यादा रैपिड चेंज लाने वाली हो, इससे पहले ऐसा काम किसी ने ना किया हो, रेवोल्यूशनरी। द लॉयर गेव अ कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ हिज क्लाइंट। कंपेलिंग, कंपेलिंग का मतलब होता है कन्विंसिंग, राजी करना, किसी को उस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर लेकर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से रजामंद करना जो पॉइंट ऑफ व्यू आप रखते हैं, जो आपका पॉइंट है। तो कन्विंसिंग। द ओल्ड ब्रिज वॉज डिक्लेयर्ड अनसेफ। ये तो बहुत ईजी वर्ड है, डेंजरस। अनसेफ का मतलब क्या? जो कि सेफ नहीं है। आफ्टर द इंस्पेक्शन, द ओल्ड ब्रिज वॉज डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर द इंस्पेक्शन। इसको डेंजरस करार दे दिया गया आफ्टर थॉरो इंस्पेक्शन। आफ्टर आवर्स ऑफ डिस्कशन दे रीच्ड अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो घंटों के डिस्कशन के बाद दे रीच्ड अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। एग्री हो गए, वो रीच हो गए उस पर एक एग्रीमेंट के ऊपर। सो म्यूचुअल मीन्स शेयर्ड, जो कि दोनों पार्टीज में शेयर्ड है। म्यूचुअल एग्रीमेंट, शेयर्ड एग्रीमेंट, म्यूचुअल शेयर्ड। म्यूचुअल मीन्स शेयर्ड, म्यूचुअल एग्रीमेंट शेयर्ड है। दोनों के बीच में एक बात क्या है? शेयर्ड है, म्यूचुअल है दोनों के बीच में। शी abandoned her plan after realizing the risks involved. abandoned, abandoned का मतलब होता है टू लीव समथिंग, छोड़ देना। ठीक है, शी abandoned her plan, उसने अपने प्लान को छोड़ दिया आफ्टर रियलाइजिंग द रिस्क। रिस्क को कहते हैं डेंजर्स को, डेंजर्स इन्वॉल्व इन इट। completed, supported, gave up. So she gave up her plan after realizing the risk involved in it. She was excited, she was exhausted, that she was so exhausted that she could barely dash her eyes open. Exhausted का मतलब होता है थका हुआ होना, barely बामुश्किल, बहुत मुश्किल से। ठीक है, that she could barely open her eyes, keep her eyes open। तो keep आएगा कि अपनी आंखें ओपन रख पाती। The police are investigating the incident to determine who is dash responsibility in act 2। who is to responsibility, यहाँ पे याद रखना है कि who is to blame, who is responsible। so to आएगा, who is at responsibility नहीं आएगा, that is grammatically incorrect। so who is to responsibility आएगा यहाँ पे। Next है, the committee has decided to dash the deadline for applications by 1 week। extend, expand, explain, expire again। हमारे पास क्लोजर टेस्ट का क्वेश्चन है, हमने करेक्ट वर्ड यहाँ पे इंसर्ट करना है जिससे मीनिंग कंप्लीट होती है। द कमेटी हैज डिसाइडेड टू डैश द डेडलाइन फॉर एप्लीकेशंस बाय 1 week। द कमेटी हैज, एक्सटेंड कर देना, बढ़ा देना। ठीक है, द कमेटी हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर द एप्लीकेशन बाय 1 week। जैसे अभी हमारी फास्ट की या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन डेडलाइंस अप्रोच कर रही हैं, तो हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ लास्ट डेट अप्लाई करने की एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें। तो एक्सटेंड कर देना, बढ़ा देना। तो यहाँ पे जब कोई किसी आप डेट को एक्सटेंशन देते हैं, बढ़ाते हैं, तो एक्सटेंड का वर्ड यूज होता है, एक्सपैंड का नहीं होता। एक्सपायर का तो मतलब क्या होता है? एंड हो जाना। ही हैज अ नेचुरल टैलेंट डैश प्लेइंग द पियानो इवन विदाउट फॉर्मल लेसन। तो उसके पास नेचुरल टैलेंट है पियानो को प्ले करने का विदाउट फॉर्मल लेसन। फॉर्मल लेसन का मतलब होता है कि आप बाकायदा जाके किसी से कोई चीज सीखें। तो ही हैज अ नेचुरल टैलेंट। टैलेंट फॉर होता है हमेशा, किसी चीज के लिए टैलेंट फॉर होता है। ही हैज अ नेचुरल टैलेंट फॉर प्लेइंग द पियानो इवन विदाउट फॉर्मल लेसन। उसके पास नेचुरल टैलेंट है पियानो को प्ले करने का
इवन विदाउट फॉर्मल लेसन्स। सो टैलेंट 4 होता है। एंड उसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा जो मैंने पास पेपर्स में देखा हुआ है वो है फॉन्ड ऑफ। तो फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड के साथ भी ऑफ इस्तेमाल होता है। इज फॉन्ड ऑफ कीपिंग पेट्स। ठीक है। द मैनेजर रिफ्यूज टू डैश द एम्प्लॉयज रूड बिहेवियर ड्यूरिंग द मीटिंग। मैनेजर रिफ्यूज टू डैश अटेंड टॉलरेट एडमिट इग्नोर। टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब तो बर्दाश्त करना, टू बेयर समथिंग। तो मैनेजर ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो किसी भी किस्म का रूड बिहेवियर यानी बुरा बिहेवियर जो है, रूड बिहेवियर जो है, बदतमीजी वाला बिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पैसेज है, इस पैसेज के अंदर बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं कि जो कि पैसेज मैंने स्टार्ट में आपको जो करवाया था ना उससे रिलेट करते हैं। सो स्टार्ट का अगर पैसेज आपने किया हुआ है तो यहाँ पे आपको मीनिंग्स जो है उसके अब आते होंगे, उससे सिमिलर है, उससे मिलता जुलता है, ताकि ये पता चल सके आपको कि आप कितनी वकादरी कंसीव कर पाए हो। सो मिस्टर थॉमसन ग्लैंस्ड आउट द विंडो एट द फर्स्ट ड्रॉप्स ऑफ द रेन टैप्ड इन द ग्लास। सो कॉम्प्रिहेंशन में ये पैराग्राफ मैंने पहले भी यूज, पहले पैराग्राफ में भी ये वर्ड मैंने यूज किया, ग्लैंस्ड। ग्लैंस का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर बड़ी सडन किस्म की लुक डालना, बड़ी क्विक किस्म की नजर डालना। तो उन्होंने देखा कि ग्लास के ऊपर किस तरीके से रेन ड्रॉपलेट्स जो है वो टैप्ड हो रहे हैं, पड़ रहे हैं। ही रीच्ड आउट फॉर हिज अम्ब्रेला विद अ साई। सो उन्होंने अपनी छतरी की तरफ जो है वो बढ़े। अनदर वेट वॉक होम। ठीक है। अनदर वेट वॉक होम, ही मटर्ड। उन्होंने अपने आप से ये कंप्लेन की, मटर्ड का वर्ड भी उसमें यूज है। डिस्पाइट द इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस होती है मुश्किलात। ही प्रेफर्ड वॉकिंग ओवर टेकिंग द क्राउडेड इवनिंग बस। सो बावजूद जो को उनको इनकन्वीनियंस पेश आ सकती थी, मुश्किलात पेश आ सकती थी, डिफ़िकल्टीज पेश आ सकती थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रेफर किया कि वो जो है वॉक करते हुए जाएंगे रादर देन टेकिंग द क्राउडेड बस। तो क्राउडेड बस को, जो क्राउडेड मतलब रशी, जिसमें रश है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो क्राउडेड बस को लेने के बजाय वो घर वॉक करके जाना प्रेफर करेंगे। वट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिस्टर थॉमसन? इंजॉयज राइडिंग द बस? नो, ही वैल्यूज वॉकिंग इवन इन बैड वेदर। सो वो वॉकिंग को वैल्यू करते हैं इवन इन बैड वेदर। कि फॉर गॉड इज अम्ब्रेला एट होम, ऐसा भी नहीं है, अम्ब्रेला थी उनके पास। ही रीच फॉर इज अम्ब्रेला। ही प्रेफर स्टेइंग वर्क एट वर्क लेट। नहीं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास पैराग्राफ में नहीं जिसको हम इन्फर नहीं कर सकते, इन्फर कर सकते हैं। द टोन ऑफ मिस्टर थॉमसन मटरिंग सजेस्ट, उनकी मटरिंग की टोन क्या थी? देखिए, मटर आप करते ही तब है, मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था कि आप कंप्लेन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कंप्लेन कर रहे हो। सो इरिटेटेड हो ना आप, एक्साइटमेंट से तो नहीं कोई मटर करेगा। माइल्ड इरिटेशन। सो उनको इरिटेशन थी, हल्की सी इरिटेशन थी कि अब बारिश लगी और उनको वॉक करना पड़ेगा, बारिश के अंदर वॉक करते हुए घर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पैसेज है, अगेन मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि एसएटी रिलेटेड पैसेज जो है ना वो आपके टेस्ट के अंदर जो है वो इंक्लूड होते हैं। सो एसएटी रिलेटेड पैसेजेस होते हैं। सो आपने इनको देखना है, इनसे इन्फॉर्मेशन जो है वो आप रेफर करनी होती है, रिड्यूस करनी होती है। सो आगे इसके बाद हम इसी मैराथन में इन पैराग्राफ को कंप्लीट करने के बाद चलेंगे हम लोग एरर आइडेंटिफिकेशन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आप एरर्स को आइडेंटिफाई करोगे, उस पोर्शन के ऊपर फिर हम लोग चलेंगे। एंड उसके साथ साथ दोबारा जो है ना हम क्लोजर टेस्ट को करेंगे, जिसमें हमने थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेंगे ताकि आप फास्ट डिफिकल्टी लेवल को समझ सको। So after months of training, the runners lined up at the starting line. Mia took a deep breath, remembering the countless mornings she had spent running in the cold. Winning wasn't everything, but it would make all that effort worthwhile. आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग के बाद रनर जो थे वो स्टार्टिंग लाइन के ऊपर आकर इकट्ठे हुए। मिया ने एक गहरी सांस ली, रिमेंबरिंग द काउंटलेस मॉर्निंग्स, कि कितनी मॉर्निंग्स उसने एफर्ट की थी रनिंग की थी, उसने प्रैक्टिस करती रही थी। विनिंग वॉजंट एवरीथिंग, सो उसके नज़दीक जीतना इज नॉट द रियल थिंग, बट वो एफर्ट है कि जो कि सारे दौरान उसने जो एफर्ट की। वट मोटिवेटेड मिया द मोस्ट? competing others, skipping our morning runs, making our training feel worthwhile. So ये बात है, क्योंकि उसके नज़दीक winning was not the real deal, but the real deal was कि क्या क्या efforts जो है एक इंसान करता है, all these efforts during this time कि are they worthwhile, effort worthwhile. ठीक है जी। So what does the passage suggest about Mia's attitude? She regrets training? No, she values effort and perseverance. ऐसा ही है कि वो effort and perseverance को फोकिया देती है ऑन विनिंग। तो प्रेजरवेंस का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट रहना, ठीक है, लगातार मेहनत करते रहना। जेरेड टर्न्ड द पेज ऑफ द बुक एंड फ्राउंड का मतलब होता है गुस्सा दिखाना। द एंडिंग डिडंट मेक सेंस, तो गुस्सा आ गया। फ्राउंड एंग्री, फ्राउंड मीन्स एंग्री।
द एंडिंग डिडंट मेक सेंस एंड द करेक्टर्स फेल्ट फ्लैट। उसने कहा कि एंडिंग की बिल्कुल सेंस नहीं है और करेक्टर्स में बिल्कुल फ्लैट है, उनमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई उनमें इंटरेस्ट नहीं है। ही क्लोज्ड द बुक विद अ डिसअपॉइंटेड साई एंड प्लेस्ड इट एट द बॉटम ऑफ द बुक शेल्फ ऑफ हिज बुक शेल्फ अनलाइकली टू रिविजिट इट एनी टाइम सून। सो उसने बुक को बंद किया और अपने बुक शेल्फ के बिल्कुल निचले हिस्से में रख दिया, अनलाइकली टू रिविजिट इट एनी टाइम सून का मतलब है कि बहुत जल्दी वो दोबारा इस बुक को नहीं पढ़ने लगा या ओपन नहीं करने लगा। What can be inferred about Jared's opinion of the book? तो Jared का जो ओपिनियन है बुक को लेके उसके बारे में क्या इन्फर किया जा सकता है? He was disappointed about it. He was disappointed by it. He found it very engaging. Engaging नहीं थी, बल्कि उसने ये कहा कि भाई करेक्टर्स में कोई जान ही नहीं है, एंडिंग की कोई सेंस ही नहीं है, और उसको गुस्सा आ गया कि टाइम वेस्ट हुआ है इस बुक को पढ़ के। He planned to reread it later. नहीं, क्योंकि उसने तो बुक को नीचे रखा है, इससे ही पता चल रहा था उसने दोबारा नहीं पढ़नी अभी इतनी जल्दी। He hadn't finished it yet. ये हमें क्लियर नहीं है कि उसने फिनिश किया है कि नहीं किया, लेकिन एंडिंग का उसको पता है, तो यहाँ से लग रहा है कि उसने काफी हद तक बुक को पढ़ लिया है। सो ही वॉज डिसअपॉइंटेड, ही वॉज श्योरली डिसअपॉइंटेड बाय द बुक। तो उसको बुक में जो है ना उसका टाइम उसका वेस्ट हुआ है, कैरेक्टर्स में एनर्जी नहीं है, एंडिंग जो है बहुत ज्यादा अजीब है, कोई सेंस नहीं बनती उस एंडिंग की। जैरेड एक्शन ऑफ पुटिंग द बुक एट द बॉटम शेल्फ शोज, तो जैरेड का जो ये एक्शन है कि उसने बुक को सबसे नीचे वाले शेल्फ में रखा, क्या शो करता है? ही प्लान्स टू लैंड इट टू अ फ्रेंड। नो, ही वांट टू डिस्प्ले इट। नो, डिस्प्ले करना होता तो ऊपर रखता। ही डजंट वैल्यू द बुक हाईली। यस, ज़्यादा उसका इंटरेस्ट नहीं है, कोई ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है उसके नज़दीक ये बुक, और इतनी जल्दी दोबारा वो उसको ओपन भी करने नहीं लगा, दोबारा भी यूज़ नहीं करने लगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है। सो पैराग्राफ फर्दर प्रैक्टिस करते हैं ताकि कॉम्प्रिहेंशन आप समझ आ सके। डैनियल केयरफुली अरेंज द टूल्स ऑन द टेबल एंड टेक अ स्टेप बैक टू एडमायर हिज सेटअप। एडमायर का मतलब है तारीफ करना। He had spent days planning this model airplane project, researching every part and measuring twice before cutting. तो उसने बहुत मेहनत की थी इस मॉडल एयरप्लेन प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और रिसर्च करने के लिए एवरी पार्ट ऑफ इट, मेजरिंग ट्वाइस बिफोर कटिंग। टुडे वाज फाइनली द डे ही वुड बिगन। आज वो डे है कि जब वो दोबारा वो उसको स्टार्ट करेगा, बनाना स्टार्ट करेगा। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट डैनियल? ही इज मेटिकुलस एंड वेल प्रिपेयर्ड। यस, मेटिकुलस का मीनिंग क्या होता है? बड़ा थॉरो किस्म की डिटेल्स देखना, केयरफुल होना, एक एक चीज को, एक एक माइन्यूट डिटेल के ऊपर नजर रखना। ये वर्ड पहले भी यूज हुआ है आज के लेक्चर में, मैंने वहां पे बताया है। तो एडमायर का तो मतलब होता है तारीफ करना। तो उसने क्या किया था कि बड़े दिनों तक वो प्लान करता रहा था और एक एक चीज के ऊपर उसने रिसर्च की थी और डबल उसने मेजरमेंट्स ली थी बिफोर कटिंग, बिफोर मूविंग टूवर्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग दिस एयरप्लेन। ठीक है, तो मेटिकुलस था और वेल प्रिपेयर्ड था। द टोन ऑफ द पैसेज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एंशियस एंड हरिड। नो, काम एंड फोकस। यस, ही वाज काम, ही वाज फोकस्ड, ही वाज वेल प्लान्ड। बड़ा फोकस होके, बड़ा रिसर्च करके, रिसर्च उसने की ना बहुत ज्यादा। ही वाज वेल फोकस्ड। लीना स्टेयर्ड एट द ईमेल फॉर सेवरल मिनट्स बिफोर क्लिकिंग सेंड। स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, किसी पर नजर रखना, काफी देर तक देखते रहना। ग्लैंस तो है ना कि एक शॉर्ट क्विक ग्लैंस जो है वो क्या होता है कि शॉर्ट और क्विक किस्म की आपने नजर डाली है। स्टेयर्ड क्या है कि आप लगातार उसको देखते जा रहे हो, स्टेयर्ड। शी हैड स्पेंट आवर्स ड्राफ्टिंग द परफेक्ट मैसेज। उसने घंटे लगाए थे परफेक्ट मैसेज को बनाने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए। केयरफुली चूजिंग एवरी वर्ड, हर वर्ड को केयरफुली चूज किया। वेदर इट गॉट हर द इंटर्नशिप और नॉट, शी वॉज प्राउड ऑफ हाउ शी प्रेजेंटेड हर सेल्फ। उसको इंटर्नशिप मिली कि नहीं मिली, लेकिन वो अपने आप की बहुत ज़्यादा प्राउड थी कि उसने कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया। मिले या ना मिले, वो इस बात पे बड़ी प्राउड थी कि उसने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया। व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट लीनाज पर्सनैलिटी? शी इज केयरलेस एंड इन हर राइटिंग। नो, शी इज थॉटफुल एंड डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, बार बार कोशिश करने वाला। ये वजह है कि उसने उससे भी मेल सेंड करने से भी पहले उसने बहुत दफ़ा उसको देखा, मिस्टेक्स को चेकआउट किया। उसने घंटे लगा के ड्राफ्ट किया था मैसेज और एक एक वर्ड को उसने केयरफुली चूज किया था। तो डिलीजेंट और बड़ी थॉटफुल है। शी डिडंट वांट इंटर्नशिप, ऐसा नहीं है वो इंटर्नशिप चाहती है, बट उसका फोकस इस पे है कि उसको इंटर्नशिप मिले या ना मिले, लेकिन शी इज प्राउड of how she presented herself. Next part is question number 50. Lina's feelings at the end of the passage suggest. तो लीना की जो feeling at the end of the passage वो क्या suggest करती हैं? So whether it got her the internship or not, she was proud of how she presented herself. तो उसको इंटर्नशिप मिले या ना मिले, बट शी वॉज वेरी प्राउड कि उसने कितने अच्छे तरीके से अपने आप को उस ईमेल में
प्रेजेंट किया है। तो शी फील्स सेटिस्फाइड एंड कॉन्फिडेंट। सो दीज वर सम ऑफ द पैराग्राफ्स जो कि रिलेट करते थे कॉम्प्रीहेंशन के साथ। अब हम चलते हैं ऑन द रियल डील एंड द रियल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिनके अंदर आपने एरर्स को आइडेंटिफाई करना है। सो एरर आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं आपके टेस्ट में। सो उनकी तरफ हम लोग चलते हैं। 2 एक्सरसाइजेज हम इंशाल्लाह एरर आइडेंटिफिकेशन की करेंगे एंड उसके बाद हम लोग एक और एक्सरसाइज जो है वो इंशाल्लाह क्लोजर टेस्ट की करेंगे। क्लोजर टेस्ट क्या है कि जहाँ पे हमने पहले भी इस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस किए हैं कि जिसमें हमने करेक्ट मीनिंग को, करेक्ट प्रेपोजिशन को या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को जो है वो इंसर्ट करना होता है। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू आइडेंटिफाई कि एरर जो है वो सेंटेंस के किस पार्ट में है। सो बेसिकली होता ही है कि ये जो इसके अंदर अंडरलाइन पार्ट्स होते हैं वो चॉइसेस के अंदर मेंशन होते हैं कि ये चॉइस ए है आपके पास, ये चॉइस बी है, या आपके पास चॉइस सी है, एंड लेट्स से दिस इज योर चॉइस डी। चॉइस डी ये इंप्लीमेंट कर रही है यहाँ पे कि जिसमें कोई एरर नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कि आपने सिर्फ एरर को आइडेंटिफाई करना होता है। सो करेक्शन क्यों नहीं हो आपको कहते पेपर के अंदर, लेकिन पेपर के अंदर यह आता है कि आपने एरर को आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में कहां पर एरर प्रेजेंट है। ठीक है। सो बाय द टाइम वी गॉट टू द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट एंड वी मिस्ड इट। So by the time we got to the station, the train had left and we missed it. So we have to identify the error in it. By the time we got to the station, क्योंकि पुरानी बात एक बता रहा है कि जब हम तक स्टेशन पर पहुंचे, ठीक है, the train had left and we missed it. So the train had left, क्योंकि अब ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी। ये पास्ट परफेक्ट बता रहा है, ठीक है, इसलिए उसने had को यूज किया। सो पास्ट परफेक्ट है यहाँ पे, तो हैड को यूज किया गया है एंड वी मिस्ड इट। सो अर्लियर टू पास्ट एक्शंस के बारे में उसने बताया हमें। पहला अर्लियर पास्ट एक्शन क्या है कि व्हेन वी गॉट टू द स्टेशन। सेकंड अर्लियर क्या है, एक्शन क्या है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ठीक है, कि यहाँ वो दे मिस्ड इट, दे मिस्ड द ट्रेन, राइट। तो देर इज नो एरर इन इट। सो अपेरेंटली इसके अंदर कोई भी एरर, अपेरेंटली क्या इसमें एरर है ही नहीं है, ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो अगर किसी को हैड के ऊपर कंफ्यूजन हो रही हो कि भाई इसमें हैड नहीं होना चाहिए था, हमें ये लिखना चाहिए था कि बाय द टाइम वी गॉट टू द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट एंड वी मिस्ड इट, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि पता नहीं चल सकता, इसमें परफेक्शन जरूरी है, पास्ट परफेक्ट होना इसका यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि आप टू पास्ट इंसिडेंट्स को नरेट कर रहे हो। पहला ये है कि वी हैड रीच द स्टेशन, वी गॉट टू द स्टेशन। सेकंड है कि द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी ना, तो इस वजह से हमने उसको मिस कर दिया। तो यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट रहेगा, हैड यहाँ पे रहेगा, हैड की कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे मिस्ड की कोई मिस्टेक नहीं है, गॉट की कोई मिस्टेक नहीं है, पूरा सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट की टोन के ऊपर ही चल रहा है। यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैड आएगा परफेक्ट बताने के लिए, एंड यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सो देयर इज नो एरर इन इट। सो द राइट चॉइस हियर इज ऑप्शन डी, नो एरर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट सेंटेंस है। सम टाइम सेंटेंस थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, लेंथी होता है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। तो एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है पेपर में, और वो बात ये है कि जब भी सेंटेंस आपके पास कम्प्लेक्स होगा तो कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आपने क्या करना है कि थोड़ा सा देखना है कि उसमें जो जो वर्ड्स अंडरलाइन है क्या उनका यूज करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वहां पे एरर कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट होगा। और इन सेंटेंसेस के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कॉमन जो मिस्टेक्स इन्होंने पेपर में दी हुई होती हैं वो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकोगे, उनको समझ सकोगे। तो कॉन्सेप्ट को आपने ग्रैब करना है रादर देन कि आपने सेंटेंसेस को याद करना शुरू कर देना है, क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, पूल ऑफ क्वेश्चन में से क्वेश्चन जनरेट होके आने हैं। तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बार बार मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पे तवज्जो देनी है ताकि आप सेंटेंस को समझ सको, ताकि बाद में ये गिलाना है कि जी हमारे पेपर में इंग्लिश का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था, वोकैबुलरी का डिफिकल्टी लेवल जो था वो ज्यादा था। अच्छा, इट इज द हाइट ऑफ सेल्फिशनेस फॉर मैन, इट इज द हाइट ऑफ सेल्फिशनेस फॉर मैन। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन गौर करना है। जो प्लूरल्स होते हैं, जो सिंगुलर्स होते हैं, उनके ऊपर गौर करना है, क्योंकि वही चीज आगे जाके सेंटेंस में मिस्टेक या उसके करेक्ट का होने का बाइस बन रही होती है। सो मैन यहाँ पे यूज हुआ है, ये प्लूरल यहाँ पे यूज हुआ है। who fully appreciates in their own case the great advantage of good education to deny these advantages to women। अब यहां पे क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पे अप्रिशिएट्स नहीं आना चाहिए, यहाँ पे अप्रिशिएट्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैन है,
एंड ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। तो आगे क्या आएगा, ठीक है, तो वर्ब जो है यहाँ पे उसके साथ एस नहीं आता। प्लूरल में फिर वर्ब के साथ एस नहीं आता। हाँ, स्ट्रेस दिया जा रहा हो वो सिचुएशन अलहदा होती है, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं दे रहा, वो उसको एज क्या कह रहे हैं कि आगे भी उसको प्लूरल के तौर पे लेके चल रहा है। तो अप्रिशिएट्स नहीं आएगा, यहाँ पे अप्रिशिएट आना चाहिए। सो वैसे आपने बताना नहीं होता कि करेक्ट नहीं करना होता, लेकिन मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी होती है। तो मिस्टेक यहाँ पे ऑप्शन बी की है, अप्रिशिएट की है। अप्रिशिएट होना चाहिए था, अप्रिशिएट्स नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मैंने रूल क्या बताया, रूल जो यहाँ पे फॉलो हुआ है वो रूल ये है कि अगर सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर, आपके पास प्लूरल होगा, तो वर्ब जो है ना, ठीक है, शुड बी अप्रिशिएट। तो द वर्ब शुड बी यूज्ड हियर शुड बी अप्रिशिएट, नॉट द सिंगुलर के अप्रिशिएट्स जो है ना वो आ रहा है, वो सिंगुलर के लिए आ रहा है कि एवरी मैन, ठीक है, एवरी मैन शुड अप्रिशिएट्स द एफर्ट ऑफ। वो तो एक के लिए आएगा कि एवरी मैन शुड अप्रिशिएट्स द एफर्ट ऑफ, तो वो वहां पे वर्ड आएगा अप्रिशिएट्स का। तो ये प्लूरल है, यहां पर अप्रिशिएट्स आगे नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे अप्रिशिएट्स नहीं आएगा बल्कि अप्रिशिएट ही आएगा, वो उसकी प्लूरल को कंटिन्यू रखेगा। तो इट इज द हाइट ऑफ सेल्फिशनेस फॉर मैन हु फुली अप्रिशिएट्स, नहीं अप्रिशिएट, रीजन बता दी। अगर मैन होता तो अप्रिशिएट्स होता, मैन के साथ सिंगुलर के साथ आगे इसने अप्रिशिएट्स आना था। अब ये मैन है तो ये कंटिन्यू रहेगा ना, ठीक है, ये मैन है। सो अ मैन अप्रिशिएट्स, एवरी मैन मस्ट अप्रिशिएट्स द एफर्ट ऑफ द वुमेन। लेट्स से एक सेंटेंस मैंने बोला तो वहां पे अप्रिशिएट्स आएगा कि एवरी मैन मस्ट। तो यहाँ पे मैन है, प्लूरल है, तो आगे भी अप्रिशिएट आएगा, कंटिन्यू रहेगा, सिंगुलर यूज नहीं होगा, ठीक है, प्लूरल ही रहेगा। द थ्री मस्कट, अब ये बड़ा बड़ा अच्छा सेंटेंस है ये। द थ्री मस्कटियर्स वॉज रिटन बाय ड्यूमस। द थ्री मस्कटियर्स, अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि जी थ्री मस्कटियर्स है, प्लूरल है, तो अभी आपने कहा है कि प्लूरल के साथ तो आगे प्लूरल ही कंटिन्यू होता है, तो यहाँ पे तो मिस्टेक वॉज की है, वॉज की मिस्टेक है, यहाँ पे वर होना चाहिए था। तो दिस इज रॉन्ग। रीजन क्या है कि यहाँ पे उसने द थ्री मस्कटियर्स को इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है ना वो राइट डाउन किया हुआ है। ये टाइटल बता रहा है बेसिकली, द थ्री मस्कटियर्स को इस तरह से इन्वर्टेड कोमा में बताना और उससे पहले दा लगाना बता रहा है कि ये किसी चीज का टाइटल है, ये एक बुक का टाइटल है, एंड बाद में इस पे फिल्म भी बनी थी, एक मूवी भी बनी थी इस पे, द थ्री मस्कटियर्स। आप में से शायद बहुत से लोगों ने या स्टूडेंट्स ने उसको देखा होगा। तो अब ये बुक है, टाइटल बता रहा है, या फिल्म है, या किसी भी चीज का टाइटल बता रहा है, तो ये टाइटल के लिए यहाँ तो ये टाइटल है द थ्री मस्कटियर्स, तो यहाँ पे वॉज ही रहेगा, वर नहीं आएगा। अगर ये होता ना द थ्री मस्कटियर्स, जो इन्वर्टेड कोमास में ना होता और टाइटल के तौर पे ना यूज हो रहा होता, और फिर ये होता कि द थ्री मस्कटियर्स वर राइडिंग द हॉर्स, तो फिर वर ही आना था, ठीक है। द थ्री चिल्ड्रन तो नहीं होता वर्ड, वो तो चिल्ड्रन ही है। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, तो चिल्ड्रन प्लूरल है तो आगे वर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको टाइटल के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसको आपने ऐसे नहीं कहना कि पीछे ये प्लूरल है तो आगे वर होना चाहिए था, बिकॉज दे आर नॉट सिंगुलर। तो ये टाइटल यहाँ पे बता रहा है तो इसलिए वॉज रहेगा। तो समटाइम्स आपने देखना होता है कि क्या वहां पे इशू है या नहीं है, तो ये करेक्ट है, यहाँ पे वर नहीं आएगा, वॉज ही रहेगा, तो इसमें देयर इज नो एरर इन इट। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट नोज व्हाट टाइम द टेस्ट बिगिंस। अब यहाँ पे नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, नॉर द स्टूडेंट नोज व्हाट टाइम द टेस्ट बिगिंस, नोज नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये इरेज कर रहा हूं ताकि उस सेंटेंस के साथ आपको कंफ्यूजन ना हो। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट नो व्हाट टाइम द टेस्ट बिगिन, नोज नहीं होगा यहाँ पे। उसकी रीजन क्या है कि जब सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया जाता है नीदर से या नॉर से या आइदर से या और से, अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट है टीचर, दूसरा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, और इनको ज्वाइन किया गया है यूजिंग नीदर एंड नॉर, यूजिंग नीदर एंड नॉर। तो यहां पर क्या होगा, इनको नीदर एंड नॉर के साथ यूज किया गया, तो यहां पर क्या होगा कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक जो है वर्ब यूज होता है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स है,
प्लूरल है तो यहाँ पे नो होगा। जैसा यहाँ पे था ना कि प्लूरल के साथ मैन की वजह से अप्रिशिएट्स नहीं होगा, अप्रिशिएट होगा। वही रीजन यहाँ पर भी बन रही है कि स्टूडेंट्स है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ यहाँ पे नोज नहीं आएगा बल्कि नो आएगा। बस जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, कोई एस यहां पर साथ यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्लूरल ही रहेगा। तो प्लूरल के केस में वर्ब के साथ एस नहीं लगता, याद रखना है। तो रूल क्या है कि प्लूरल के केस में वर्ब के साथ एस ऐड नहीं करते, ये रूल है जो आपने याद रखना है। ये आपको हेल्प आउट करेगा आपके पेपर में। नेक्स्ट है, डिस्पाइट द ग्रोइंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, concerns about environmental impact of lithium battery disposal have raised questions about the sustainability of electric vehicle adoption. क्या ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या कोई एरर नहीं है? चेकआउट करते हैं। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है कि एक उस रीजन को बताया जा रहा था कि इसके बावजूद द ग्रोइंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, यहां तक ये बिल्कुल ठीक है। डिस्पाइट द ग्रोइंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, कंसर्न्स अबाउट, ये भी ठीक है, कंसर्न्स ही रहेगा। कार्स है, ठीक है। अब ये अब देखो सेंटेंस कनेक्टेड, डिस्पाइट द ग्रोइंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, कंसर्न्स अबाउट द इन्वायरमेंटल, क्योंकि मोर देन वन कंसर्न्स है यहाँ पे, ठीक है। अबाउट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ, इम्पैक्ट क्या, असर, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, लिथियम बैटरी डिस्पोजल, यानी जो लिथियम बैटरीज उसमें यूज हो रही हैं उनको डिस्पोज करेंगे हम, तो क्या वो इन्वायरमेंटली डैमेज नहीं करेंगी? तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक कार्स के पीछे ये नहीं कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी हो, सोलर से आप एनर्जी लें, इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, कोई धुआं नहीं होगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगा। तो हैव रेज्ड क्वेश्चंस, हैव रेज्ड ही आएगा, हैज नहीं आएगा। हैव रेज्ड क्वेश्चंस है तो हैव ही आना चाहिए। हैव रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन, सो देयर इज नो एरर इन इट। यहाँ पे कोई एरर नहीं है। सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है एंड वेल स्ट्रक्चर्ड है, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इसलिए इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, मिस्टेक्स को हमने ढूंढने की कोशिश की है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। दिस रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर सर्विंग, यहां तक ठीक है। दिस रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर सर्विंग, आगे देखते हैं क्या कुछ सब्जेक्ट वर्ब का इशू आ रहा है, ठीक है। So this restaurant is famous for serving delicious dishes that are inspired by flavors of Asia. So this restaurant is famous for serving delicious dishes that are inspired by, that are भी ठीक है, inspired by flavors of Asia, यहाँ पर भी कोई एरर प्रेजेंट नहीं है। फ्लेवर्स ऑफ एशिया का मतलब है टेस्ट ऑफ एशिया, डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिशेस जो है ना वो ऑफर कर रहा है, जो कि एशियन डिशेज हैं। तो ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज करेक्ट एंड इट इज वेल स्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द म्यूजियम विच इंक्लूड्स सेवरल रेयर आर्टिफैक्ट्स attract tourists year round. The museum which includes several artifacts, अब अट्रैक्ट टूरिस्ट, अट्रैक्ट नहीं होगा यहाँ पे, अट्रैक्ट होना चाहिए। म्यूजियम सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो ऊपर डिबेट हम कर चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने याद रखना है कि क्या आएगा, कि वर्ब के साथ आप एस ऐड करोगे, और जब प्लूरल होगा तो वर्ब के साथ एस ऐड नहीं होगा। ये रूल बता चुका हूँ एंड ये रूल आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा यूज हुआ है, यहाँ पर भी यूज हुआ है, यहाँ अप्रिशिएट्स के साथ भी यही था कि यहाँ पे क्या था, ये प्लूरल था, तो प्लूरल के साथ क्या होता है कि फिर वर्ब के साथ एस नहीं आता। सिंगुलर के केस में वर्ब के साथ एस यूज करना पड़ता है। तो द म्यूजियम विच इंक्लूड सेवरल रेयर आर्टिफैक्ट्स अट्रैक्ट्स टूरिस्ट ईयर अराउंड। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, जो पुराने जमाने की चीजें हैं, ठीक है, जो वहां से हमें मिली हैं, वो जो है ना वो आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है, और वो उनको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज आर इन, क्वेश्चन नंबर 8 है, मैनी इंडस्ट्रीज आर इंक्रीजिंगली टर्निंग टू ऑटोमेशन टू improve efficiency with the rise of AI, though experts warns, ये मिस्टेक पकड़ी गई यहीं पे। Many industries are increasingly turning to automation to improve efficiency with the rise of AI, though experts warns नहीं होना चाहिए यहाँ पे,
अब एक्सपर्ट्स है ना, ऑलरेडी एक्सपर्ट्स है, तो अभी बताया है कि प्लूरल के साथ क्या होगा, प्लूरल के साथ क्या होगा, वर्ब के साथ जो है वो एस नहीं आता, एस नहीं आता, तो वर्ब यहाँ पे वॉर्न होगा, वॉर्न। Many industries are increasingly turning to automation to improve efficiency with the rise of AI, though experts warn that over-reliance on technologies could lead to job displacement. तो मिस्टेक मैंने बता दी, आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप करने के लिए कुछ वर्ड यहाँ पे बता देता हूँ। रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंस, रिलायंस मीन्स टू डिपेंड, रिलाई ऑन समथिंग, टू डिपेंड ऑन समथिंग, तो वहां से वर्ड आया। ओवर रिलायंस यानी जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी, ठीक है। एंड ये एक वर्ड था जो यहाँ पे ऐसा था कि जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत थी, मैंने वो एक्सप्लेन भी कर दिया एंड मिस्टेक बता दी। यहाँ पे वॉन्स की मिस्टेक है, ऑप्शन बी में यहाँ पे आपके पास मिस्टेक है। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू, अब टाइड सिंगुलर है तो टाइड के साथ आर थोड़ी आएगा, इज आना चाहिए था। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। लूनर क्या, किसको कहते हैं, मून को। तो जो राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स होती हैं, जो सी की टाइड्स होती हैं, वो किस वजह से होती है, मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती हैं। तो टाइड का वर्ड यूज हुआ तो यहाँ पे इज होगा, आर नहीं होगा। तो दिस इज द एरर हियर। द टीम हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन द लास्ट फ्यू गेम्स। द टीम हैव, थोड़ा सा गौर करें यहाँ पे, द टीम हैव परफॉर्म्ड, द टीम है। अब टीम भाई क्या है, टीम कलेक्टिव नाउन है, टीम क्या चीज है, कलेक्टिव नाउन है। तो जब टीम कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, तो इसको सिंगुलर के तौर पे ट्रीट किया जाता है कलेक्टिव नाउन को, प्लूरल के तौर पे नहीं यूज ट्रीट किया जाता। प्लूरल के साथ हैव आता है एंड सिंगुलर के साथ हैज आता है। द टीम हैज होना चाहिए था परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल। सो ऑप्शन ए के अंदर मिस्टेक है, अंडरलाइन वर्ड जो ए है, तो जो पहला अंडरलाइन होगा वो ए, सेकंड बी, थर्ड सी एंड नो एरर डी होता है यूजुअली। द डॉग बार्क्ड लाउडली बिकॉज इट सी अ स्ट्रेंजर नियर द गेट। बहुत इजी एंड बड़ी कॉमन मिस्टेक है, अब सबको पता चल गई होगी अब तक। द डॉग बार्क्ड, पास्ट की बात हो रही है, लाउडली बिकॉज इट सॉ होना चाहिए ना, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, सी थोड़ी आएगा। तो ये तो इजी था, इसकी एक्सप्लेनेशन यहीं पे मैंने बता दी, ठीक है। तो सॉ होना चाहिए था, सेंटेंस पास्ट टेंस में, अब बार्क्ड यूज हुआ है तो आगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, सॉ आएगा, सी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज द राइज ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट्स, the rise of plant-based diets has sparked interest in alternative protein sources, leading to innovations in lab-grown meat and plant-based products designed to mimic का मतलब होता है कॉपी कर लेना, उस जैसा बन जाना, mimic traditional animal products। दोबारा पढ़ते हैं, द राइज ऑफ यानी इंक्रीजिंग जो यूज है ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट्स, प्लांट बेस्ड खानों पे, यहाँ पे अब हैज ही आएगा, हैव नहीं आएगा, तो कोई इस पे परेशान ना हो कि यहाँ पे हैव होना चाहिए था डाइट्स के से। तो द राइज ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट्स हैज स्पार्क्ड इंटरेस्ट इन अल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्सेज। सो अल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्सेज के अंदर जो है ना उन्होंने इंटरेस्ट जो है वो बनाया है, लीडिंग टू इनोवेशंस इन लैब ग्रोन मीट एंड प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स डिजाइंड टू मिमिक का मतलब क्या, कॉपी, ट्रेडिशनल एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है, उस जैसा बनाने की कोशिश करना। मिमिक का मतलब क्या, उस जैसा बनने की कोशिश करना, बनाने की कोशिश करना। यहाँ पे कोई एरर ग्रामेटिकली नहीं है। इनोवेशंस क्या होते हैं, जो जदीद चीजें आप लेकर आ रहे हैं उनको आप कहते हैं, ठीक है। इनोवेशन, ग्राउंड ब्रेकिंग, जिसमें कल लास्ट पार्ट में हमने लेक्चर के वर्ड यूज किया था ग्राउंड ब्रेकिंग। तो ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब क्या है, इनोवेटिव, तो बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीजिंग चेंज लेकर आएगा, रैपिड चेंज लेकर आएगा। Though the technology is still in its early stages of development, recent breakthroughs in quantum computing have the potential to revolutionize industries, has the potential to revolutionize industries such as cyber security and healthcare। तो यहाँ पे एक चीज मैं अंडरलाइन करना भूल गया, हैव नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि इसको अंडरलाइन करना था। Though the technology is still in its early stages of the development, recent breakthroughs in quantum computing
है द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज होना चाहिए, रेवोल्यूशनाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू के बाद हमेशा याद रखना है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो ये रूल आपने याद रखना है। तो रेवोल्यूशनाइज नहीं होना चाहिए था, रेवोल्यूशन नाइज होना चाहिए था, डी नहीं आएगा, पास्ट फॉर्म नहीं आएगी। एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकम मोर मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर आर वर्किंग टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। मिस्टेक तो चाहिए भी पता चली, ये पूरा सेंटेंस पढ़े बगैर पता चलेगी। तो अगर पेपर में कुछ ऐसा हो रहा हो तो करना है ऐसे कि टाइम सेव हो जाए, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं करनी कि आप मिस्टेक पढ़े ही, सेंटेंस पूरा पढ़े ही ना और मिस्टेक ही फाइंड ना कर सके। एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकम मोर मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम का मतलब है कॉमन होते जा रहे हैं, आम होते जा रहे हैं, पॉपुलर होते जा रहे हैं। ठीक है, मेन स्ट्रीम का मतलब यह है कि अब वो उसकी पॉपुलैरिटी में बड़ा इजाफा हो गया है, जगह जगह नजर आ रही है, कॉमन हो गई है। एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकम मोर मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर आर, भाई मैन्युफैक्चरर आर नहीं होगा, मैन्युफैक्चरर्स होगा, मैन्युफैक्चरर्स आर वर्किंग टू ओवरकम। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज है ना, टेस्ला है, अगर चाइनीज जाइंट में देखा जाए तो BYD है, उसके अलावा तो अब पता नहीं कितनी कंपनीज आ रही हैं। अब बहुत सी जो गाड़ियां बनाने की कंपनी जो थी, जो गैसोलीन इंजन या हाइब्रिड इंजन बनाती थी, वो भी इलेक्ट्रिक की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक मैन्युफैक्चर की यहाँ पे मैन्युफैक्चरर की यहाँ पर बात नहीं हो रही। अगर सिंगुलर होता तो मैन्युफैक्चरर होता, वरना क्योंकि प्लूरल है तो मैन्युफैक्चरर्स होना चाहिए। 15 है, द कोच डिमांडेड दैट द प्लेयर्स अराइव्स। अगेन वही मिस्टेक जो ऊपर बताता आया हूँ, और ये बहुत जगह पे यूज हुई है, इससे ये पता चला कि ये मिस्टेक कॉमनली पूछी जाता है, ये चीज जो है वो एरर आइडेंटिफिकेशन में कॉमनली हो सकती है। द कोच डिमांडेड दैट द प्लेयर्स अराइव अर्ली फॉर द मैच, अराइव होना चाहिए, अराइव्स नहीं होना चाहिए। कह रहा है द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल। तो इस सेंटेंस के अंदर लिस्ट जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल बट द बुक्स इज इन द ड्रॉर, बट द बुक्स इज इन द ड्रॉर। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है। अगर आप सब्जेक्ट को देखोगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। तो लिस्ट के साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा। द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल बट द बुक्स इज इन द ड्रॉर। तो ये करेक्ट है, इज ही आएगा, आर नहीं आएगा। बुक्स की ड्रॉर में होने की बात नहीं हो रही, बल्कि लिस्ट ऑफ बुक्स की बात हो रही है ना, कोमा के साथ ये कनेक्टेड है, लिस्ट ऑफ बुक्स की बात हो रही है। बुक्स के साथ यहाँ पे आर नहीं आएगा। द लिस्ट ऑफ आइटम, सब्जेक्ट यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट को हम के मुताबिक हमने देख के इसका आंसर देना है। तो द लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट सिंगुलर है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल एंड द लिस्ट ऑफ बुक्स इज इन द ड्रॉर। बेसिकली बात ये कह रहा है बट द बुक्स इज इन द ड्रॉर, कि क्या चीज बुक ड्रॉर में, लिस्ट ऑफ बुक्स है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिस्ट ही चल रहा है, तो यहाँ पे इज होना चाहिए था, क्योंकि लिस्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज आएगा, आर नहीं आएगा। एक क्वेश्चन में एक ही मिस्टेक होती है, एक क्वेश्चन में एरर आइडेंटिफिकेशन में एक ही मिस्टेक होती है। शी इज एलर्जिक विद कैट्स एंड अवॉइड्स देम। शी इज एलर्जिक विद कैट्स, विद नहीं होता, आप चीजों से एलर्जिक टू होते हैं, एलर्जिक टू। शी इज एलर्जिक टू कैट्स, एलर्जिक विद नहीं होगा, रॉन्ग प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज हुआ है। तो ग्रामेटिकली बाकी बातें ठीक हैं कि शी इज एलर्जिक कैट्स एंड अवॉइड्स देम, ये भी ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है इस प्रेपोजिशन की, यहाँ पे टू होना चाहिए। किसी भी चीज से आप मुतासिर होते हैं तो टू लगता है, विद नहीं लगता। When I was young, I have played football every day after school. बहुत इजी सेंटेंस है, आई हैव थोड़ी आएगा। ठीक है, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, व्हेन आई वाज यंग, उसके साथ हैव प्लेड नहीं आएगा, हैव प्लेड नहीं आएगा। तो सेंटेंस क्योंकि पास्ट में चल रहा है, तो व्हेन आई वाज यंग ये बता रहा है कि ये पास्ट में चल रहा है। तो आई प्लेड फुटबॉल, हैव आएगा ही नहीं, आई प्लेड फुटबॉल है तो इसको प्रेजेंट की तरफ लेके जा रहा है। बाकी ऑप्शन इसमें ठीक है।
तो यहाँ पे मिस्टेक जो है वो इसकी है, हैव नहीं होना चाहिए, आई प्लेड फुटबॉल होना चाहिए। वैसे तो हमने सिर्फ एरर को आइडेंटिफाई करना है अपने टेस्ट में, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आई प्लेड फुटबॉल, तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे करेक्शन है किस चीज़ की। तो कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना है कि मिस्टेक्स क्या हैं, ठीक है। इसी तरह की मिस्टेक्स होंगी, ऐसी ही सेम मिस्टेक्स आपके पास जो पेपर में गिवन सेंटेंसेस होंगे उन्हें आइडेंटिफाई करनी होंगी। देयर आरंट मच एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट, ठीक है। देयर आरंट मच एप्पल्स लेफ्ट, तो एप्पल काउंटेबल नाउन है ना, तो मच नहीं आएगा, मैनी आएगा। देयर आरंट मैनी एप्पल्स लेफ्ट होना चाहिए। जो चीज काउंट की जा सकती है उसके साथ मैनी आता है, जो चीज क्वांटिफाई की जा सकती है उसके साथ मच या फ्यूअर आता है। आई डोंट हैव मच टाइम, आई डोंट हैव मैनी टाइम नहीं मैं कहूंगा, टाइम काउंटेबल नहीं है ना, एप्पल तो काउंटेबल है, तो काउंटेबल है, ये काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है, तो देयर आरंट मैनी एप्पल्स होना चाहिए था, मच की मिस्टेक है यहाँ पे, लेफ्ट इन द बास्केट ऑन द काउंटर, आगे ठीक है। शी सिंग्स ब्यूटिफुल ड्यूरिंग द choir परफॉर्मेंसेस, शी सिंग्स ब्यूटिफुल ड्यूरिंग द choir परफॉर्मेंस, तो ब्यूटीफुल का यहाँ पे मसला है, शी सिंग्स ब्यूटीफुली होना चाहिए था यहाँ पे। रीजन देखो, ये जो वर्ड है ना इसको एज एडवर्ब आना चाहिए, क्योंकि सिंग जो है यहाँ पे वर्ब है। अब ये एडवर्ब होगा, एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव थोड़ी होगा, एडजेक्टिव तो नाउन की क्वालिटी बताता है, तो ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली ड्यूरिंग द choir परफॉर्मेंसेस, ठीक है। अच्छा, शी दिस इज द मोस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी डाउनटाउन। सिटी डाउनटाउन कहते हैं सिटी का जो मेन एरिया, जैसे हमारे इस्लामाबाद में ब्लू एरिया हमारा डाउनटाउन है, या ओल्ड इस्लामाबाद है, F7 F6 वगैरह, तो वो डाउनटाउन आ गया इस्लामाबाद। अच्छा, दिस इज द मोस्ट टॉल, ये मोस्ट टॉलेस्ट का क्या मतलब है, मोस्ट टॉलेस्ट तो नहीं होगा वर्ड, टॉलेस्ट का मतलब ये सबसे ज्यादा। देखो जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है, अगर मैं कहता हूं अली इज टॉलर देन वसीम, तो दो लोगों में है ना, तो टॉलर का वर्ड आएगा। अगर अली पूरी क्लास से टॉलेस्ट है तो मैं कहूंगा अली इज टॉलेस्ट देन ऑल ऑफ हिज क्लास फेलोज, तो फिर टॉलेस्ट आएगा। तो टॉलेस्ट का मतलब ये सबसे ज्यादा, EST की डिग्री ये बता रही है कि सबसे ज्यादा है, तो मोस्ट नहीं आएगा, ये रिडंडेंसी है आगे यहाँ पे, ठीक है। तो मोस्ट को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी डाउनटाउन, सबसे ऊंची बिल्डिंग यही है डाउनटाउन की, तो मोस्ट को थोड़ी लगाना है यहाँ पे। ही इज अ ऑनेस्ट मैन हु ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, बड़ी बेसिक सी मिस्टेक है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन आएगा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन हु ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। सो वैसे तो हमेशा वॉवल से पहले A E I O U जो वॉवल है उनसे पहले जो आर्टिकल होता है वो एन होता है यूज, ठीक है। लेकिन ऐसा वर्ड हो जो कि साउंड करता हो वॉवल के जैसा, या फिर किसी की प्रॉपर्टी बता रहा हो, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हो, तो उन दोनों केसेस में भी एन लगाते हैं। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हम इसको, एक साइलेंट है यहाँ पे, ऑनेस्ट ओ है ना, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, तो एन लगेगा वॉवल के साउंड की वजह से, और क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उस बंदे की बता रहा है कि ये ऑनेस्ट आदमी है, तो एन आएगा। और यूजली इसमें रीजन यही है, जो पहली रीजन बताई है कि इसका इट साउंड्स लाइक अ वॉवल, तो इफ इट साउंड्स लाइक अ वॉवल एंड इवन इट्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम अ वॉवल, तो फिर भी उसके साथ एन आ सकता है और आता है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन होगा। द चाइल्ड्स प्ले आर, द चाइल्ड्स आर सॉरी द चाइल्ड्स आर, द चाइल्ड्स आर प्लेइंग इन द पार्क नियर द हाउस, चाइल्ड नहीं होता, चाइल्ड सिंगुलर है, चाइल्ड नहीं है उसका प्लूरल, चिल्ड्रन उसका प्लूरल है, चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क नियर द हाउस, द बुक इज हर्स, द बुक इज हर्स बट द नोट्स बिलोंग्स टू मी। अब हर स्ट्रॉफी जो है वो तो स्ट्रेस देने के लिए यूज होता है, यहाँ पे स्ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हर जो है पोजेशन बता रहा है, मलकियत बता रहा है, पोजेशन का मतलब है ये कि पोजेशन बता रहा है, पोजेसिव पोजेसिव है यहाँ पे, ये बिलोंग किससे करती है, पोजेशन का मतलब ये है कि बुक की मलकियत बता रहा है, द बुक इज हर्स, ये किताब उसकी है बट नोट्स मेरे हैं,
लेकिन ये नोट्स मेरे हैं, तो हर्ज नहीं आएगा यहाँ पे, ऊपर स्ट्रॉफी नहीं आएगा, सिर्फ हर्ज आएगा। द बुक इज हर्ज। तो जब भी सिंगुलर होगा आगे साथ एस आएगा, लेकिन स्ट्रॉफी नहीं आएगा। द बुक इज हर्ज बट द नोट्स, नोट्स अब प्लूरल है ना, नोट्स बिलोंग टू मी। ठीक है, द बुक इज हर्ज बट द नोट्स बिलोंग्स टू मी, ऊपर स्ट्रॉफी नहीं आना चाहिए। शी लाइक्स हाइकिंग कोमा स्विमिंग एंड टू राइड बाइक्स ऑन वीकेंड। गलत है, रॉन्ग है, राइड। ठीक है, तो ये गलत है यहाँ पे। शी लाइक्स हाइकिंग, तो हाइक करना पसंद है, स्विमिंग तैरना पसंद है। अब हाइकिंग और स्विमिंग है ना, तो फिर राइड नहीं होना चाहिए ना, आगे राइडिंग होना चाहिए था। शी लाइक्स हाइकिंग स्विमिंग एंड राइडिंग बाइक, एंड टू राइडिंग, टू नहीं होना चाहिए था, एंड राइडिंग बाइक्स ऑन वीकेंड, जो टू राइड नहीं होगा यहाँ पे, एंड राइडिंग बाइक्स ऑन वीकेंड। शी लाइक्स हाइकिंग स्विमिंग एंड राइडिंग बाइक्स ऑन वीकेंड। राइट जी। I look forward to meet you at the conference next month. Now this is a very common mistake जो कि हम अपनी common life के अंदर भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, I look forward to meet you नहीं होगा। इस सेंटेंस 11 में मिस्टेक क्या है, I look forward to meet you at the conference next month. So here it requires a gerund. तो gerund क्या होता है कि verb के साथ आपके साथ क्या आएगा, ing आएगा। तो I look forward to meeting you. It's a common mistake. I look forward to meeting you at the conference next month. So it requires ing. It requires a gerund. So verb के साथ ing जब आएगा वो gerund कहलाता है. So it requires a gerund. I look forward to meeting you at the conference next month. He was accused for stealing the money from the bank. He was accused for stealing. Accused for नहीं होता, हमेशा एक्यूज ऑफ होता है। तो करेक्ट प्रपोजिशन आता है एक्यूज ऑफ, इल्जाम लगाया जाता है तो एक्यूज ऑफ का वर्ड यूज होता है, एक्यूज फॉर का नहीं होता। ही वॉज एक्यूज ऑफ स्टीलिंग द मनी फ्रॉम द बैंक। शी डजंट नीड नो हेल्प, अब नो भी लगा दिया पीछे, डज नॉट भी लगा दिया। शी डज नॉट नीड एनी हेल्प होगा यहाँ पे, नो नहीं होगा। शी डज नॉट नीड, जब डजंट नीड एनी हेल्प विद हर होमवर्क टू नाइट, आगे करेक्ट है। she doesn't need any help with her homework tonight, आगे correct है। They laid down on the grass to watch the stars. They laid down लिखा हुआ है, ठीक है ना। laid down का तो मतलब होता है कि एक चीज वहां पर पड़ी हुई है, तो ले डाउन यहाँ पे होना चाहिए कि वो ग्रास पे लेट गए ताकि वो स्टार्स को देख सकते। आप कभी किसी जगह पे गए होंगे, खैर हमारे तो जो नेटिव एरियाज हैं वही ऐसे हैं कि वहां पे बंदा जाए और शाम को बैठे, रात को बैठे और आसमान को देखे तो नजर आता है। तो ये यहाँ पे ले डाउन आएगा, लेटने के लिए आएगा। लेट का तो मतलब होता है पड़ा हुआ, ठीक है। दे ले डाउन ऑन द ग्रास टू वॉच द स्टार्स, स्टार गेजिंग की उन्होंने, और ले डाउन आएगा। इफ आई डैश विल गो टू द स्टोर आई विल बाय सम मिल्क। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ बता रहा है। अब देखते हैं मिस्टेक कहाँ पे है, मुझे पहले बार पढ़ने में नहीं मिली, तो ढूंढते हैं इसको हम साथ। इफ आई विल गो टू द स्टोर आई विल बाय सम मिल्क। कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ आई गो है ना, तो फिर यहाँ पे विल नहीं आएगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्यूचर की बात ही कर रहा है ना, अभी कंडीशन की बात कर रहा है कि वो कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो मैं ये कहूंगा इफ माई कार स्टार्ट्स आई ड्रॉप यू टू द स्कूल, आई ड्रॉप यू टू द स्कूल, आई ड्रॉप यू टू द स्कूल। तो विल नहीं आएगा यहाँ पे। इफ ऑलरेडी कंडीशनल हो गया, अभी फ्यूचर की बात है, वो कंडीशन पूरी नहीं हुई है, तो इसमें यहाँ पे होना चाहिए था इफ आई गो टू द स्टोर आई विल बाय सम मिल्क। अगर मैं स्टोर गया तो मैं दूध लेता हुआ आऊंगा। यहाँ इसी तरीके से इफ माई कार स्टार्ट
आई ड्रॉप, स्टार्ट होना चाहिए बल्कि, माई कार स्टार्ट्स, आई ड्रॉप यू टू द स्कूल। अगर मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई तो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ के आऊंगा। ये थोड़ी कहूंगा इफ माई कार विल स्टार्ट आई विल ड्रॉप, वो रॉन्ग हो जाएगा। इफ माई कार स्टार्ट, अगर तो मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई तो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर आऊंगा। तो जब आप इफ के साथ कंडीशन लगाते हो तो ऑलरेडी भी वो कंडीशन है ना कि अगर ये करेंगे तो तब मैं ये काम भी कर दूंगा, तो फिर विल नहीं आता। ऑलरेडी कंडीशन में फिर साथ विल नहीं आता, तो फ्यूचर में ही वो बात अभी होनी। हम सिलेक्शन के हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा इनका डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल आपके एंट्रेंस टेस्ट के मुताबिक है, ताकि आपको वोकैबलरी जो है वो डिफ़िकल्ट ना लगे और आप इस बात को समझ सकें कि आपके पेपर में जो चीज़ों का डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो क्या होगा। एंड इंशाल्लाह आप उसको ना सिर्फ सॉल्व कर सकोगे बल्कि इस पोर्शन को करने के बाद आप बहुत सारी वोकैबलरी भी बिल्डअप जो है वो अपने टेस्ट के लिए इंशाल्लाह कर सकोगे। तो सिनोनिम सिलेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 है, एज द टीम्स वर इवनली मैच्ड इट वाज डिफिकल्ट टू फोरटेल द आउटकम। फोरटेल का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, किसी बात को वक्त से पहले बता देना, पेशन गोई करना जिसको आप उर्दू में कहते हैं। सो एज द टीम्स वर इवनली मैच्ड, उनके दोनों टीम्स एक जैसी थी, दोनों की जो आप कह सकते हो कि दोनों टीम्स की जो कैपेबिलिटीज़ थी वो सेम थी, तो इसलिए बहुत मुश्किल था ये बताना कि कौन सी टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आर्ग्यू तो बहस होता है, प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पहले से बता देना। वेजिटेबल्स आर अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ अ वेल बैलेंस्ड डाइट। सो नेसेसरी के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। नेसेसरी का मतलब क्या है, क्रूशल, इंपॉर्टेंट, लाजमी, असेंशियल। सो वेजिटेबल्स, वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि वेजिटेबल्स जो है वो नेसेसरी कंपोनेंट है, नेसेसरी पार्ट है आपकी एक वेल बैलेंस्ड डाइट का। सो वेजिटेबल्स आर आ नेसेसरी, और आप ये कह सकते हो कि असेंशियल, असेंशियल कंपोनेंट है, असेंशियल कंपोनेंट है, असेंशियल कंपोनेंट है, नेसेसरी कंपोनेंट है आपकी एक वेल बैलेंस्ड डाइट का। प्लास्टिक हैज रिप्लेस्ड मैनी मेटल पार्ट्स बिकॉज इट इज लाइटर। अब लाइटर यहाँ पे किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है, नॉट एज रेयर, नॉट एज कॉस्टली, मतलब लाइटर ऑन द पॉकेट नो, बट इन फैक्ट इट्स नॉट एज हैवी। प्लास्टिक ने इसलिए भी बहुत सारे मेटल पार्ट्स को रिप्लेस कर लिया है क्योंकि उसका वेट जो है वो कम है, इट्स नॉट एज हैवी। द ऑडियंस वॉज कैप्टिवेटेड बाय स्पीकर्स एलिक्वेंट स्पीच। जो स्पीकर की एलिक्वेंट स्पीच है, तो स्पीकर की एलिक्वेंट स्पीच है, एलिक्वेंट कहते हैं फ्लुएंट को, तो स्पीकर की जो फ्लुएंट स्पीच है, एलिक्वेंट का मतलब होता है एक्सप्रेसिव, यानी अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से बयान कर सकना, अंदाजे बयान आपका जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, फ्लुएंट हो, आप रुकते ना हो। सो फ्लुएंट इसका मीनिंग आ जाएगा एलिक्वेंट का। The next word is admonished. So the teacher admonished the students for being noisy. So students were noisy, they were making a noise and the teacher admonished them. So admonish them के ऊपर वो प्रेज तो नहीं करेगी ना, तारीफ तो नहीं करेगी, इग्नोर भी नहीं करेगी इस बात को, क्वेश्चन तो कर सकती है वो, लेकिन रिप्रिमेंडेड इज द करेक्ट वर्ड हेयर। रिप्रिमेंडेड का मीनिंग क्या होता है कि आप किसी को अपनी अथॉरिटी यूज करते हुए वार्न करें। So warning somebody using your authority because the teacher here is has the all the authorities कि वो उनको क्वेश्चन कर सके, उनको एडमोनिश कर सके कि भाई तुम क्यों शोर कर रहे थे, why were you noisy, so why were so the teacher admonished them for being noisy. The next one is the dilapidated building was unsafe to enter. The dilapidated, so dilapidated का मीनिंग होता है कि ऐसी चीज जो कि गिरने के करीब है या आधी गिर चुकी है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, डिटोरिएटेड है, ठीक है। सो इट इज हाफ रूइन, तो आधी जो है वो ऑलरेडी खराब हो चुकी है, रन डाउन। सो द नेक्स्ट वर्ड इज हर रिस्पॉन्स वॉज टर्स, हर रिस्पॉन्स वॉज टर्स, लैकिंग एनी अननेसेसरी डिटेल्स। हर रिस्पॉन्स वॉज टर्स, लैकिंग एनी अननेसेसरी डिटेल्स। टर्स कहते हैं शॉर्ट को, टर्स का मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट या कंसाइज। सो हर रिस्पॉन्स वॉज टर्स, कंसाइज था उसका रिस्पॉन्स, शॉर्ट था बहुत ज़्यादा, और उसमें नेसेसरी डिटेल्स नहीं थी, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं थी, बल्कि शॉर्ट था, टू द पॉइंट था। अननेसेसरी यानी ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं थी उसको उसने ऐड नहीं किया था, बल्कि टू द पॉइंट था, उसका रिस्पॉन्स क्या था, टू द पॉइंट। तो टर्स का मतलब होता है टू द पॉइंट, शॉर्ट वर्ड्स में, कम लफ्जों में अपनी बात को टू द पॉइंट रहते हुए बयान करना। द साइंटिस्ट हाइपोथेसिस वाज अ प्रूवन फैक्ट।
हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या है? द साइंटिस्ट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशन, अजम्पशन, और अजम्पशन का वर्ड यहाँ पे यूज होगा। सो प्रूवन करेक्ट, तो उसका हाइपोथेसिस था वो प्रूवन करेक्ट हो गया था, यानी वो थ्योरी बन गया। हाइपोथेसिस या अजम्पशन जब करेक्ट हो जाती है वो थ्योरी बन जाती है। ही वॉज नोन फॉर हिज बेनोवलेंट एक्ट्स टुवर्ड्स द पुअर, तो उसको अपने बेनोवलेंट एक्ट्स की वजह से जाना जाता है। बेनोवलेंट, बेनोवलेंट का मीनिंग होता है काइंड, चैरिटेबल, चैरिटी करने वाला, अल्लाह के रास्ते में देने वाला, गरीबों का ख्याल रखने वाला, दूसरों की भी फिक्र करने वाला। सो चैरिटेबल का मीनिंग ये है। द स्टॉर्म कॉज द वाइड स्प्रेड डेवास्टेशन, डेवास्टेशन का मीनिंग होता है डिस्ट्रक्शन, डेवास्टेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय कर देना। सो तूफान ने बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड यानी फैली हुई बहुत ज्यादा डेवास्टेशन कॉज की, डिस्ट्रक्शन कॉज की है। द कॉन्फ्रेंस एम्ड टू फॉस्टर कोलैबोरेशन अमंग रिसर्चर्स, द कॉन्फ्रेंस एम्ड टू फॉस्टर कोलैबोरेशन अमंग रिसर्चर्स। फॉस्टर का मतलब क्या होता है? वैसे तो फॉस्टर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप, टू ब्रॉट अप, किसी का ख्याल रखना, किसी को पालना, ख्याल रखने वाला, टेक केयर करना। लेकिन इसके साथ साथ फॉस्टर का वर्ड इसलिए भी यूज होता है कि आप किसी में कोई चीज कल्टीवेट करो, किसी में कोई हैबिट्स डालो, इनकलकेट करो। सो कल्टीवेट, टू फॉस्टर कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन कहते हैं कोऑपरेशन। कॉन्फ्रेंस को इसलिए, कॉन्फ्रेंस का मेन एम क्या था कि वो कल्टीवेट कर सके, बल्कि फॉस्टर के लिए एक और अच्छा वर्ड यहाँ पे मेरे जहन में है, प्रमोट, टू प्रमोट, फॉस्टर कोलैबोरेशन अमंग रिसर्चर्स। इनकरेज करना, इनकरेज करना यहाँ पे वर्ड यूज होगा। द आर्टिस्ट वर्क वॉज करेक्टराइज बाय वाइब्रेंट कलर्स, द आर्टिस्ट वर्क वॉज करेक्टराइज बाय वाइब्रेंट कलर्स। सो वाइब्रेंट का मीनिंग क्या होता है? ब्राइट। सो वाइब्रेंट का मीनिंग क्या है? ब्राइट, full of colors. So vibrant means full of colors, full of colors. The detective found a crucial clue at the crime scene. तो crucial का भी मतलब क्या होता है? important। ये वर्ड पहले भी यूज हुआ है इस एक्सरसाइज में, important, अहम, essential। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 14 में है, द डॉक्यूमेंट वॉज रिटन इन आर्काइक लैंग्वेज। आर्काइक का मतलब क्या होता है? कि जो चीज बहुत ज्यादा एशियंट है, बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, सो आउटडेटेड। मॉडर्न इसका एंटोनिम है, मीनिंग नहीं है, हमने मीनिंग बताना है इसका, सिनोनिम बताना है। सो एंटोनिम मॉडर्न इसका। शी मेड अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन टू ट्रेवल अब्रॉड। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अनप्लान्ड, क्विक, विदाउट थिंकिंग मच, डेलिबरेट नहीं होता। डेलिब्रेशन में आप क्या करते हो? बड़ा थॉटफुल होके आप अपना डिसीजन लेते हो। तो शी मेड अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन, क्विक डिसीजन, ऑल ऑफ अ सडन एक डिसीजन उसने लिया है, इम्पल्सिव डिसीजन लिया है, विदाउट प्लानिंग या बगैर सोचे समझे। द माउंटेन पाथ वॉज ट्रेचरस आफ्टर द रेन, द माउंटेन पाथ वॉज ट्रेचरस आफ्टर द रेन। सो ट्रेचरस का मतलब होता है डिफिकल्ट, खतरनाक, रिस्की, फुल ऑफ रिस्क, डेंजर्स, फुल ऑफ डेंजर्स। सो डेंजरस इसका वर्ड जो है वो यहाँ पे सिनोनिम करेक्ट बनता है। सो डेंजरस। द पॉलिटिशियंस स्पीच वॉज डिफिकल्ट विद वेग प्रोमिस। सो वेग का मतलब क्या होता है? अनक्लियर, विच लैक्स क्लैरिटी, वेग, डल, डल भी इसका सिनोनिम है। सो अनक्लियर। द टीम सेलिब्रेटेड देयर यूनानिमस विक्ट्री। यूनानिमस का मतलब होता है इकट्ठे होके जब आप किसी काम को करते हैं उसको आप नाम देते हैं यूनानिमस, यूनानिमस। यूनानिमस मीन्स यूनाइटेड, यूनाइटेड विक्ट्री। द शेफ्स कुलिनरी स्किल्स वर एक्सेप्शनल। कुलिनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू मेकिंग फूड, तो रिलेटेड टू कुकिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज नोन एज कुकिंग, सो रिलेटेड टू कुकिंग। द मेडिसिन हैड सम एडवर्स साइड इफेक्ट्स। एडवर्स का मतलब होता है डेंजरस, शदीद भी हो सकता है, इंटेंस भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये हार्मफुल के वर्ड में, बेनिफिशियल नहीं, हार्मफुल नहीं, टेम्परेरी नहीं, ना एक्सपेक्टेड, बल्कि हार्मफुल का मतलब क्या है? एडवर्स इफेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्लोजर टेस्ट। तो क्लोजर टेस्ट मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, और एक क्वेश्चन इसका पहले भी इस मैराथन में मैंने ऐड किया है, जो कि ये है कि क्लोजर टेस्ट के अंदर आपके पास क्या होगा कि यू विल बी हैविंग अ ब्लैंक इनसाइड अ सेंटेंस। एक सेंटेंस आपके पास गिवन होगा या एक पैराग्राफ आपके पास गिवन होगा, वहां पे एक ब्लैंक होगी और उसके अंदर आपने ये बताना होगा कि कौन सा वर्ड सूटेबल है जो मीनिंग के मुताबिक इसमें आता है। तो ये बड़ा ही क्रूशल पोर्शन है आपके एंट्रेंस टेस्ट का, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपके पेपर में होते हैं, और ये एक ऐसा सेक्शन है कि जो कि, या ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि स्टूडेंट्स को
जो है वो कन्फ्यूजन का बायस बनते हैं पेपर में। तो इनको आपने समझना होता है कि किस कंटेक्स्ट में वो वर्ड वहाँ पे यूज हो रहा है, और इसलिए करेक्ट वर्ड गिवन चॉइसेस में से क्या होगा। सो फर्स्ट है द डेटा अपीयर्ड कंसिस्टेंट एट फर्स्ट ग्लैंस। तो पहली नजर में ऐसे लगा कि वो डेटा कंसिस्टेंट है, ट्रू है, करेक्ट है। बट अ डीपर एनालिसिस डैश सेवरल डिस्क्रिपेंसीज। बट डीपर एनालिसिस में से ने क्या बताया, डीपर एनालिसिस ने ये बताया कि उसने उसके अंदर बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज को यानी मिस्टेक्स को, उसमें शॉर्ट कमिंग्स को जो है वो रिवील किया। तो बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज जो है वो इसके अंदर रिवील हुई हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स जो है वो इसके अंदर रिवील हुई हैं। तो यहाँ पे तो करेक्ट वर्ड बनता है वो रिवील का बनता है कि एक चीज पहले नहीं थी लेकिन बाद में जो है वो जाहिर हो गई है। सो अ डीपर एनालिसिस रिवील्ड सेवरल डिस्क्रिपेंसीज। सो रिवील्ड इज द करेक्ट वर्ड हियर। लेकिन रिवील का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया मीनिंग क्या है कि समथिंग जो कि विजिबल है। ठीक है, तो डीपर एनालिसिस से पता चला ना मिस्टेक्स का, पहले पता नहीं था। द डीपर एनालिसिस हैज टेल अस अबाउट द मिस्टेक्स। तो अब हमें मिस्टेक्स का पता चला है कि इसके अंदर मिस्टेक्स हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोजल वॉज इनिशियली कॉन्ट्रोवर्शियल। इनिशियली वो कॉन्ट्रोवर्शियल था, डिबेटेबल था, येट इट इवेंचुअली गेंड, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली इट गेंड डैश अमंग द एकेडमिक कम्युनिटी। ऑप्शन है एडेशन, डिविएशन, नोवेलिटी, एक्सेप्शन। सो मैं आपको मीनिंग्स बताता जाता हूँ। एडेशन का मतलब ये होता है कि जो चीज पहले पहले जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं थी लेकिन बाद में उसको सपोर्ट मिल गई, तो हम कहते हैं एडेशन। एडेसिव किसको कहते हैं, ग्लूज को कहते हैं, जो कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के काम आते हैं। तो उसको बाद में सपोर्ट मिल गई, इसको अटैचमेंट मिल गई, इस बिलीफ को माना जाने लगा। तो क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट इनिशियली शुरू में तो कंट्रोवर्शियल थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इट गेन एडेशन अमंग द एकेडमिक कम्युनिटी। राइट वर्ड होगा, इट गेन एडेशन, क्योंकि इसको सपोर्ट मिल गई। सो एडेशन मीन्स सपोर्ट। डिविएशन का तो मतलब होता है पाथ से हट जाना। नोवेलिटी का मतलब होता है न्यू। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि बाकियों से हटके, बाकियों से डिफरेंट। एक्सेप्शन तो इजी वर्ड है, आपको पता है। इसलिए करेक्ट वर्ड यहाँ पे एक ही सूटेबल है, और वो जो कि है एडेशन का, कि बाद में उसको बाद में उसको क्या हो गई है कि बाद में उसको सपोर्ट जो है वो मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही एक्नॉलेज द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बट ही रिफ्यूज टू डैश द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिसीजन। ठीक है, सो इसको करेक्ट कर लेना है। एक तो इसकी चॉइस यहाँ पे गलत मेंशन्ड है। सो एक्नॉलेज द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट but he refused to dash the ethical implications of the decision. So acknowledge the historical context. उसने historical context को तो इस बात के माना, लेकिन उसने इसकी जो ethical implications थी इस decision की, जो उसके ऊपर ethical जिम्मेदारियां थी, उसको उसने validate करने से इनकार कर दिया कि ये ethical है कि नहीं। उसकी validity से उसने, उसकी truthfulness से उसने इनकार कर दिया। So validate का meaning क्या होता है, validate का meaning होता है एक्यूरेट होना, ट्रू होना, टू द पॉइंट होना। ठीक है, एक्यूरेट है या ट्रू है या ट्रस्ट वर्दी है। ओवरलुक नहीं यहाँ पे आएगा। ओवरलुक का तो मतलब होता है कि उसको छोड़ देना, उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, उसको जो है ना ओवरलुक कर दिया। आपको नजर आ रहा था कि मिस्टेक है लेकिन आपने उसको क्या किया कि आपने उसको छोड़ दिया, ओवरलुक कर दिया। आपने कहा चलो ठीक है, गलती है, रहने दो, है तो ऐसे से। तो ये नहीं आएगा, बल्कि वैलिडेट का वर्ड यहाँ पे ज्यादा करेक्ट बनता है। द स्पीकर आउटलाइन अ कन्विंसिंग आर्गुमेंट येट हिज टोन ओकेजनली डैश द स्ट्रेंथ ऑफ हिज एविडेंस। तो जो स्पीकर था उसने बड़ा ही कन्विंसिंग किस्म का आर्गुमेंट दिया, बड़ा कंपेलिंग किस्म का आर्गुमेंट दिया, लेकिन जो उसकी टोन थी वो कभी कभार ओकेजनली डैश उसके स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस को वीक कर रही थी ना, बेसिकली बताना वो ये चाह रहा है। तो री इन्फोर्स का तो मतलब है स्ट्रॉन्ग। उसने बड़ा उसने कन्विंसिंग आर्गुमेंट दिया, लेकिन येट का वर्ड यूज है, लेकिन कह रहा है वो ओवर शेडोड भी नहीं होगा। तो अंडरमाइन, अंडरमाइन करी थी। अंडरमाइन का मीनिंग क्या है कि रिड्यूस करी थी, वीक करी थी। ऑल दो उसका जो आर्ग्यूमेंट था बहुत ज्यादा कंपेलिंग था, बहुत ज्यादा कंपेलिंग था, लेकिन जो उसकी बात थी वो उसकी इफेक्टिवनेस को, उसकी वीकनेस उसको रिड्यूस करी थी, वीकन करी थी। जो उसकी टोन थी, जो उसका बात करने का तरीका कार था, क्योंकि येट है ना तो कॉन्ट्राडिक्शन बतानी है हमने। हाउएवर या येट जो है वो क्या बताता है कि लेकिन, तो कोई ना कोई यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, कोई ना कोई बात यहाँ पे तो कंपेलिंग है, लेकिन टोन जो थी वो उसकी मजे की नहीं थी, वो उसके आर्ग्यूमेंट को वीक बना रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जामिनर आपको कह रहे हैं द डिबेट ग्रू इंक्रीजिंगली टेंस एंड द मॉडरेटर हैड टू डैश द डिस्कशन टू मेंटेन द ऑर्डर। इंटरप्ट, इंटरप्ट तो क्या होता है कि आप इसी में खलल डालें। इंटरवीन का मतलब होता है कि आप, इंटरवीन और इंटरप्ट मिलते जुलते हैं, लेकिन इंटरवीन में क्या होता है कि आप स्टॉप करने के लिए यूज करते हो वर्ड। ठीक है, इंटरप्शन स्टॉप तो करती है, लेकिन वो एक इंटरप्ट है, जरूरी काम के बीच में किसी को रोकने की कोशिश की, लेकिन इंटरवीन क्या है कि वहां पे रोकना जरूरी था। तो स्टेप इन टू स्टॉप अ सिचुएशन फ्रॉम एक्सकेलेटिंग। तो ज्यादा यहाँ पे एस्केलेशन ना हो जाए,
एस्केलेट ना कर जाए मैटर, ज़्यादा बढ़ ना जाए, लड़ाई झगड़े में ना तब्दील हो जाए, तो मॉडरेटर को उसमें उनके डिस्कशन के अंदर आना पड़ा। यानी उनकी डिस्कशन में हो सकता है कि वो थोड़ा सा इंटेंस हो गई थी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ी थी, तो मॉडरेटर को स्टेप इन करना पड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे इंटरवीन आएगा, तो इंटरप्ट या इंटरप्रेट नहीं आएगा, ठीक है, या इंटेरोगेट तो इन्वेस्टिगेशन होता है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रिसर्चर्स डिसएग्रीड ऑन मेथोडोलॉजी but they dash in their conclusion about the study's significance. The researchers disagreed on methodology, उनको उसके मेथड से डिसएग्री थे, लेकिन but dash in their conclusion, but they concurred in their conclusion होगा। concurred का मीनिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। so concurred का मीनिंग है यहाँ पे, concurred का मीनिंग होता है कि ऑफ द सेम ओपिनियन, वो भी उससे सेम ओपिनियन के थे। उनको उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी से तो थोड़ा इशू था, लेकिन वो उसके ओपिनियन के साथ एग्री करते थे फाइनल कंक्लूजन में। एलैबोरेट तो एक्सप्लेन करना, डिबेटेड का मतलब है आर्ग्यू करना, डाइवर्स का मतलब है एक जगह पे उसको क्या कर देना, फैला देना, डाइवर्स कर देना, ज्यादा बढ़ा देना। तो कंकर्ड इज द करेक्ट वर्ड हियर। ही वाज ऑफर्ड मल्टीपल पोजीशंस अब्रॉड, उसको बहुत सारी पोजीशंस मिली फॉरेन कंट्रीज में, येट लेकिन ही डैश द वन दैट अलाइंड बेस्ट विद रिसर्च गोल्स, बट ही सिलेक्टेड द वन, लेकिन उसने उसको चूज किया। सिलेक्शन का क्या मतलब है, सिलेक्ट करने का मतलब है चूज करना, लेकिन उसने उसको सिलेक्ट किया, उसको चूज किया कि जो कि उसके रिसर्च वर्क के साथ थी, ठीक है। उसने बड़ा सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि जो उसके गोल्स को सूट करती है जॉब, वो उसको पिकअप करेगा। बेस्ट सूटेड इज रिसर्च गोल, उसके रिसर्च गोल के साथ अलाइन थी का मतलब है बेस्ट सूटेड इज रिसर्च गोल्स। द कमेटी डेलिब्रेटेड फॉर आवर्स, डेलिब्रेटेड का मतलब होता है थॉटफुल किस्म का डिसीजन लेना, थॉटफुल, बहुत ज्यादा सोच समझ के बाद, सोच विचार के बाद। The committee deliberated for hours. They eventually dashed a solution that satisfied all the parties. And they eventually devised a solution. So उन्होंने एक solution devise किया। So devise का मतलब क्या है? Devise करना, invent a solution to satisfy all the parties. Devise, invent, लेकर आना, एक solution बताना, proposal बताना, resolution की तरफ बढ़ना, ठीक है। So resolution की तरफ बढ़ने के लिए उन्होंने एक plan of action दिया या plan दिया। The professor acknowledged the limitations of his study. प्रोफेसर ने जो उसकी स्टडी थी उसकी लिमिटेशन यानी उनकी शॉर्ट कमिंग्स को एक्नॉलेज किया, माना, बट ही डैश इट्स रेलेवेंस टू द कंटेम्परेरी डिस्कोर्स, बट ही एम्फसाइज का मतलब होता है स्ट्रेस देना, लेकिन उसने इसकी रेलेवेंस को, जो कि मॉडर्न तरीकाकार है, उसके साथ इसकी रेलेवेंस के ऊपर जोर दिया कि ठीक है, मेरी मेथोडोलॉजी में, मेरी स्टडी में शॉर्ट कमिंग्स हैं, लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी रेलेवेंस है, स्ट्रेस देना चाह रहा है वो कि कंटेम्प्रेरी जो डिस्कोर्स है उसके साथ ये एसोसिएटेड है, ये स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस पे जोर दे रहा है। सो एम्फसाइज द राइट वर्ड हियर। द डिप्लोमैट मेड अ डैश एफर्ट टू मेंटेन पीस बिटवीन टू नेशंस। डेलिब्रेट, स्पॉन्टेनियस, केयरलेस। डेलिब्रेट का एक मीनिंग होता है केयरफुल, तो ये वर्ड यूज हुआ है हमारे लेक्चर में रिपीटेडली। सो केयरफुल, क्योंकि पेपर्स में आता है ये वर्ड। सो डेलिब्रेट मीन्स थॉटफुल, केयरफुल। डिप्लोमैट ने बड़ा ही थॉटफुल किस्म का, बड़ा केयरफुल किस्म की एफर्ट्स की दोनों नेशंस के बीच में पीस को मेंटेन करने के लिए। स्पॉन्टेनियस तो कॉन्टिन्यूअस है, केयरलेस, ट्रिवियल का मतलब होता है कॉमन। सो कॉमन तो नहीं, अगर आपने टू नेशंस के बीच में पीस लेकर आना है तो बड़ी अनकॉमन किस्म की, बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की आपको एफर्ट जो है वो करनी पड़ेगी। हर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू डैश हर प्रोफेशनलिज्म एंड काम अंडर प्रेशर। सो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके इंटरव्यू में, उसने उसके प्रोफेशनलिज्म को दिखाया, डिमॉन्स्ट्रेट किया। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो, ठीक है। तो उसका बिहेवियर जो था वो क्लियरली शोड द प्रोफेशनलिज्म, so clearly showed professionalism, so clearly showed professionalism, so demonstrated, carefully showed, carefully showed professionalism, so professionalism को उसने दिखाया, शो किया, demonstrate किया। the medicine was tested, the medicine was tested to ensure it would not dash the patient's condition, accelerate, aggravate, alleviate। so aggravate का मीनिंग यहाँ पर क्या है, एग्रावेट का यहाँ पे मीनिंग है वर्सन, टू मेक समथिंग वर्स, टू मेक इट वर्स, वर्सन कर देना, पहले से ज्यादा खराब कर देना। सो मेडिसिन को वो कह रहा है बार बार टेस्ट किया गया इस बात को श्योर करने के लिए कि वो पेशेंट की कंडीशन को फर्दर खराब नहीं करेगी, डिटोरिएट नहीं करेगी। डिटोरिएट भी इसका सिनोनिम बनता है। नेक्स्ट इज
क्वेश्चन 13, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म के बावजूद द ऑथर रिमेन डैश एंड रिफ्यूज टू रिवाइज द एंडिंग। सो ऑथर इस बात पे डैश रहा और उसने कहा रिफ्यूज कर दिया। तो कंप्लाइंट का तो मतलब है मानना, तो रिफ्यूज था यहाँ पे, तो माना थोड़ी है, तो कंप्लाइंट थोड़ी होगा, तो उसने तो रिफ्यूज कर दिया। इनडिसाइसिव, को डिसीजन ही नहीं ले पाया। इनडिफरेंट, मुख्तलिफ नहीं है वो, बल्कि चेंज, डिफरेंट का तो मतलब क्या, मुख्तलिफ, इनडिफरेंट मुख्तलिफ नहीं। एडमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपनी बात के ऊपर कायम रहें, आप अपनी बात को चेंज करने से रिफ्यूज कर दें। रिफ्यूज टू चेंज, एडमेंट, स्टिक टू इट, रिमेन एडमेंट टू इट। आफ्टर persuasion, after criticism, still remain strict to his idea, उसने अपनी एंडिंग को चेंज नहीं किया। क्वेश्चन 14 है, द कंपनीज प्रॉफिट्स बिगन टू डैश आफ्टर सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च। सोर का मतलब होता है राइज, सडनली इंक्रीज हो जाना, सो रैपिड इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज। द कंपनीज प्रॉफिट बिगेन टू राइज, बिगेन टू रोज, सोर, ठीक है, राइज, इंक्रीज हो जाना, रैपिड इंक्रीज हो जाना। जब नई प्रोडक्ट ने लॉन्च की तो कंपनी के प्रॉफिट अचानक से बढ़ना शुरू हो गए, बड़ी तेजी से, अचानक नहीं कहेंगे, बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो गए। लास्ट क्वेश्चन है क्लोजर टेस्ट का, द रिपोर्ट वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू डैश लैकिंग डिटेल्ड एनालिसिस। रिपोर्ट को ये क्रिटिसिज्म मिला कि बहुत ज्यादा डैश है और उसमें डिटेल्ड एनालिसिस नहीं है। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जिसके अंदर डेप्थ नहीं है, लैकिंग डेप्थ, यानी ऊपर ऊपर से तो वो ठीक थी रिपोर्ट, लेकिन अंदर से उसमें कोई ट्रू फैक्ट्स नहीं थे, डिटेल्ड एनालिसिस नहीं था ना, वो यही बताना चाह रहा है, सुपरफिशियल थी वो। कंसाइज का तो मतलब होता है शॉर्ट, थॉरो का मतलब होता है डिटेल्ड, कम्प्लेक्स भी डिटेल्ड होता है, तो सुपरफिशियल यहाँ पे करेक्ट वर्ड आता है, सुपरफिशियल। तो ये आपका क्लोजर टेस्ट। तो इस तरह से आपने क्लोजर टेस्ट को साथ लेके चलना है कि आपको वर्ड्स के मीनिंग्स आते होंगे, आपके पास वोकैबलरी होगी तो आप इसको करोगे। तो वोकैबलरी कुछ बिल्डअप करने की इस मैराथन में कोशिश की है ताकि आप कम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीज़ों को जो है वो कवर अप कर सको। तो आप कितनी वोकैबलरी बिल्डअप करोगे, लेकिन ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है कि जिनकी वोकैबलरी आपको, अगर आप रिटेन रखते हो तो आपका नॉलेज को बढ़ाएगी, आपकी वोकैबलरी को इंक्रीज करेगी और आपको पेपर में डेफिनेटली इंशाल्लाह हेल्प आउट करेगी। ऑल अबाउट द फास्ट एंट्रेंस टेस्ट मैराथन, अगर आप इसको इंशाल्लाह कवर अप करोगे, शॉर्ट टाइम में आप अपनी बहुत सारी पेपर ओरिएंटेड वोकैबलरी को भी बिल्डअप कर सकोगे, एंड अपने जो 30 के 30 क्वेश्चन हैं इंग्लिश के, ठीक है, 30 के 30 क्वेश्चन जो आपके पेपर में इंग्लिश के होंगे, उनको आप मैक्सिमम जो है उनमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन को इंशाल्लाह करेक्ट कर सकोगे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा 30 के 30 क्वेश्चन को करेक्ट कर सकोगे। तो इंशाल्लाह चीज़ों को फास्ट के पेपर पैटर्न के मुताबिक देखना है, उस तरह से नहीं देखना कि जी मैं बस उसमें से एंटोनिम्स सिनोनिम्स को डायरेक्ट आ जाएंगे या मेरे पास एक्टिव पैसिव आएंगे। सो ये फास्ट की इंग्लिश है, तो ये कन्वेंशनल इंग्लिश नहीं होगी, एसएटी बेस्ड, सैड बेस्ड इसमें चीज़ें होंगी। एंड अगेन विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आप सबको जो है वो कामयाब करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़। Like, comment, and subscribe.